चैप्टर 36 को भी वही फ्लो, डेप्थ और डायलॉग हैवी स्टाइल में लिख रहा हूं ताकि सीधे वीओ या स्क्रिप्ट में यूज कर सकें। चैप्टर 36 होम। कुछ दिन यूं गुजरे जैसे धीमी हवा, महसूस तो हो पर पकड़ में ना आए। क्लासेस फिर से नॉर्मल हो गई, कैंपस वही शोर, वही नोट्स, वही कैंटीन, बस अब हर कोने में उसके बारे में आधी अधूरी कहानियां तैरती रहीं। राहुल के लगाए हुए साए हर जगह थे, गेट पर, छत पर, दूर खड़ी कारों में, चुप, स्टेडी, इनविजिबल पर हमेशा मौजूद। फिर भी उसे जो खींच रहा था वो डर नहीं था, वो तंग भी नहीं थी, उसे बस याद आ रही थी। घर की महक, शाम की चाय का वही कप, वही ट्रे, वही क्लॉक की टिक टिक, माँ की हंसी का एको जो किचन से ड्राइंग रूम तक आता था, पापा की सख्त पर अजीब तरह से सुरक्षित खामोशी। वो दुनिया जहाँ वो किसी की पत्नी नहीं थी, किसी की ऑब्सेशन नहीं थी, बस उनकी बेटी थी। उस शाम राहुल देर की मीटिंग के बाद बेडरूम में आया तो उसने बिस्तर पर टांगे मोड़कर बैठा पाया। फोन हाथ में था पर स्क्रीन ब्लैंक, उंगलियां बिल्कुल स्थिर। उसने बिना किसी रोल प्ले के कह दिया, राहुल, तुम्हें घर की याद आ रही है? वो धीरे से ऊपर देखी जैसे पकड़ी गई हो। इनाया, थोड़ी। राहुल कफलिंग्स खोल रहा था पर नजरें उससे हटी नहीं। राहुल, बोलो, जाना है? आवाज बहुत हल्की थी पर साफ। इनाया, हाँ। उसने सिर बस एक बार झुकाया जैसे कोई डील साइन कर दी हो। राहुल, कल शाम चलते हैं। वो जेन्युइनली चौंक गई। इनाया, तुम मेरे साथ आओगे? राहुल ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कुछ बहुत बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछ लिया हो। राहुल, तुम मेरी वाइफ हो इनाया, जहां तुम चलोगी वहां मेरा शैडो पहले पहुंचेगा। द मल्होत्रा मैंशन। मल्होत्रा का घर एक मकान नहीं था, एक विरासत थी जो सफ़ेद मार्बल और कार्व्ड रोजवुड में कैद थी। ऊंचे खंभे, लंबे वरांडा, परफेक्टली कटी हुई लॉन्स, जैसे दुनिया को याद दिलाते हों कि इस गेट के अंदर आने से पहले नाम देख लेना चाहिए। काली कार स्मूथ पत्थर वाले सर्कुलर ड्राइववे पर अंदर आई, टायरों की आवाज़ तक न निकली। दरवाजे के पास कुछ गार्ड्स खड़े थे, नज़रों में ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन, बॉडीज हमेशा की तरह अलर्ट। जैसे ही राहुल उतरा, किसी ने आवाज़ नहीं लगाई, कोई हड़बड़ाहट नहीं हुई, बस हल्का सा सीधा हो जाना, ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट जैसा। उसके तुरंत बाद इनाया उतरी, सॉफ्ट हरे रंग का अनारकली, हल्की कढ़ाई, सिंपल सोने के झुमके और उंगलियों में उसकी माँ की पुरानी एमरल्ड रिंग। राहुल ने डार्क परफेक्टली स्टिच्ड कुर्ता पहना था, हर तरफ से कंट्रोल पर अंदर से रॉ पावर। दरवाज़ा नॉक होने से पहले ही खुल गया। अनुराधा मल्होत्रा वहां खड़ी थीं, बालों में कुछ सफ़ेद लटें, आंखों में हफ्तों से जमा हुआ डर और इंतज़ार। उनकी नज़र जैसे ही बेटी पर पड़ी, गले से आवाज़ ठीक से निकली ही नहीं। अनुराधा, फुसफुसाकर, मैंने सोचा था तुम वापस नहीं आओगी। वो आगे बढ़ी, दोनों हथेलियों से उसका चेहरा पकड़ा, बालों में उंगलियां फेरी, माथे को बार बार चूमा, हाथ कांप रहे थे। इनाया की आंखें भर आईं पर आंसू गिरे नहीं। इनाया, माँ, बहुत याद आया। पीछे खड़ा राहुल हल्का सा पीछे हट गया, जैसे ये स्पेस उसका नहीं उनका हो। वो फेड होना चाहता था, पर इससे पहले एक और आवाज़ हवा में गूंजी। रणविजय, गंभीर, स्टेडी। राहुल। इनाया के पिता पीछे हॉल में खड़े थे, सीधे, शोल्डर्स फर्म, नजरें बिल्कुल साफ। रणविजय, अंदर आओ। राहुल ने उनकी नज़र पकड़ी, बिना झपके, बिना चैलेंज के, बस स्टेडी रिस्पेक्ट के साथ। राहुल, सर। वो हल्का सा सिर झुकाकर अंदर आया। मॉन्स्टर को घर के अंदर आने की अनुमति मिल गई थी। ड्राइंग रूम, यादें जो उसकी नहीं थीं। कमरे में कैमोमाइल टी की हल्की खुशबू थी, पॉलिश की हुई लकड़ी की मिक्स्ड महक, साफ सुथरा ओल्ड मनी वाला कंफर्ट। दीवारों पर गोल्ड फ्रेम्ड फैमिली पोर्ट्रेट्स, वकेशंस, फंक्शंस, रैंडम बर्थडेज। एक तस्वीर पर राहुल की नज़र अटक गई। 10 साल की इनाया, हाथ में पेंट ब्रश, गाल फूले हुए और फ्रॉक पर हर रंग की छींटें। इनाया ने उसकी नज़र फॉलो की और हल्की सी मुस्कान आई। इनाया, 2 मिनट बाद मैंने वो ब्रश नॉकर पे फेंक दिया था, उसने मेरी पेंटिंग को हाथ लगाया था। सोफे पर बैठी अनुराधा हंसी, ट्रे में स्नैक्स रखते हुए। अनुराधा, सबसे ज्यादा मुश्किल बच्ची थी ये, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। राहुल ने हाफ स्माइल के साथ सिर हिलाया। राहुल, थोड़ा आइडिया आ चुका है। रणविजय ने मुस्टाश के नीचे से हल्का सा स्मर्क किया। रणविजय, एक बार गार्डन के शेड में खुद को लॉक कर लिया था इसने, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने मना कर दिया था सेकंड पपी लाने से। अनुराधा,
13 की एज में टेरेस पर चढ़ गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसे ग्राउंड कर दिया था अपने फादर के स्टडी में चुपके से घुसने के लिए। इनाया शॉक्ड, माँ, सब कुछ गिनवाना जरूरी है क्या? राहुल थोड़ा लीन होकर उसके पास आया, आवाज बहुत धीमी। राहुल, तुम पहले से छोटी क्रिमिनल थी, बस अब तुम्हारा ज्यूरिसडिक्शन बड़ा हो गया है। इनाया ने ठुड्डी थोड़ी ऊपर करके कहा। इनाया, मैं क्रिमिनल नहीं थी, पैशनेट थी। अनुराधा की आवाज फिर नर्म हो गई। जिद्दी थी, पर दिल साफ था। रूम तोड़ देती थी, पर पहले उसे रोशनी से भर देती थी। राहुल ने उसे उस पल ऐसे देखा जैसे कोई मेमोरी जिसे जीने का उसे कभी हक नहीं मिला, अब उसकी आंखों के सामने ओपन हो रही हो। कुछ देर बाद रणविजय ने एकदम सीधी नजर से राहुल को देखा। रणविजय, इसमें आग हमेशा रही है, तब भी डर लगता था, अब भी लगता है, पर देख रहा हूं तुमने उस आग को बुझाया नहीं है। राहुल, बुझाऊंगा भी नहीं कभी। कमरे में थोड़ी देर का सन्नाटा हुआ, टेंस नहीं, गहरा, जैसे दो मर्दों के बीच कोई अनकहा अंडरस्टैंडिंग पास हो गया हो। अनुराधा ने राहुल को थोड़ा गौर से देखा। अनुराधा, वो अभी तुम्हें सीख रही है, ये नई जिंदगी समझ रही है, पर वो तुम्हारी सोची हुई से ज्यादा मजबूत है। राहुल की नज़र एक पल को भी इनाया से नहीं हटी। राहुल, मुझे पता है, मैं उसकी मजबूती पे ही तो पहले दिन से गिरा था, हाथ पकड़ने से काफी पहले। अनुराधा के चेहरे पर पहली बार पूरी सच्ची मुस्कान आई। बालकनी, माँ, बेटी और तूफान। शाम ढलने लगी थी। वाइट ग्लास विंडोज के पार आसमान नारंगी से गहरा होता जा रहा था। बालकनी पर इनाया और अनुराधा साथ खड़ी थीं। हवा में हल्की ठंडक, नीचे लॉन्स पर गिरती लास्ट रोशनी। अनुराधा, वो सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल लग रहा था आज, एक ऐसे इंसान के लिए जो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कभी इस घर में एंट्री मिलेगी। इनाया ने रेलिंग पर उंगलियां फेरते हुए कहा। इनाया, वो ज्यादा दिखाता नहीं, पर देखता सब कुछ है। अनुराधा ने उसके बालों की एक लट कान के पीछे की। अनुराधा, जिस तरह से वो तुम्हें देख रहा था, जैसे तुम पूरी की पूरी तूफान से बनी हो। इनाया के होठों पर छोटी सी मुस्कान आई। इनाया, मैं हूं भी। अंदर लिविंग रूम से राहुल उन्हें देख रहा था। माँ बेटी की सिलहुएट, बालकनी की रेलिंग, डूबती रोशनी। इस बार जब इनाया ने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा तो उसकी नज़र में पहली बार कोई अजनबीपन नहीं था, न कैद, न साफ नफरत, बस वो नज़र जो एक पत्नी अपने आदमी पर डालती है जिसे वो धीरे धीरे स्वीकार कर रही हो। डिनर, सजाया हुआ मेज, छिपा हुआ युद्ध। डाइनिंग टेबल खूबसूरत थी, सफ़ेद क्रॉकरी, गोल्ड रिम्ड ग्लासेस, चमकती हुई सिल्वर की सर्विंग स्पून्स, ऊपर क्रिस्टल शैंडलियर की रोशनी पानी की तरह गिर रही थी। पर प्लेट्स के अंदर जाने से पहले ही हर बात दिल में अटक रही थी। इनाया बीच में बैठी थी, एक तरफ राहुल, दूसरी तरफ उसकी माँ। टेबल के हेड पर रणविजय, फॉक पकड़ने वाली फिंगर्स ऐसे स्टेडी जैसे पत्थर हों। राहुल का प्रेजेंस घुलने वाली चीज नहीं थी, वो ब्लेंड हो ही नहीं सकता था। यही वो आदमी था जिसने उसकी बेटी को कॉर्नर करके साइन करवा दिए थे। उसी की वजह से आज ये खाना इतना भारी लग रहा था। अनुराधा चुपचाप खाना परोस रही थी, मुस्कान चेहरे पर थी, पर नजर लंबा समय राहुल पर टिकने से बचती थी। चुप्पी आखिर इनाया ने ही तोड़ी। इनाया, माँ, ये वही दाल है ना जो आप मेरे एग्जाम्स के टाइम बनाती थी? अनुराधा का चेहरा मुलायम हो गया। अनुराधा, हाँ, और मुझे याद है तू बुक खोल के पढ़ती थी और मुंह में एक सेकंड गैप नहीं होता था। इनाया हंसती। इनाया, अब भी वैसे ही पढ़ती हूँ। राहुल की आवाज अचानक बीच में आई, स्मूथ, लो, पर कमरे में सीधे टकराती हुई। राहुल, आज भी ऐसा ही हुआ। प्रेजेंटेशन से पहले किचन में राउंड मार रही थी, एक हाथ में पराठा, दूसरे हाथ में नोट्स। कमरे की हवा हल्की सी भारी हुई। अनुराधा ने कुछ नहीं कहा। रणविजय ने ऊपर तक न देखा, पर इनाया का चेहरा हल्का लाल हुआ। इनाया, तुम्हें नोटिस नहीं करना था। राहुल, सीधे उसकी तरफ देखा, टोन ऑलमोस्ट नर्म। राहुल, मैं तुम्हें नोटिस ना करूं ये ऑप्शन मेरी लाइफ में है ही नहीं। इस बार रणविजय ने सिर उठाया, नजर स्टेडी, ठंडी, बिल्कुल क्लियर। रणविजय, हर चीज जिसको तुम देखते हो वो तुम्हारी मिल्कियत नहीं हो जाती, मिस्टर मल्होत्रा। इनाया का शरीर हल्का स्टिफ हुआ। राहुल की जॉ मसल टाइट हुई, पर उसने आवाज स्टेडी रखी। राहुल, इस बात का एहसास है मुझे, हर चीज नहीं, पर आपकी बेटी, वो मेरी है। एक सेकंड के लिए कमरे से आवाज गायब हो गई। अनुराधा ने हल्के हाथ से चुपचाप उसके प्लेट में चावल डाले, जैसे टॉपिक बदलने की कोशिश हो। अनुराधा, धीमे से, इनाया, अब भी पढ़ते वक्त गुनगुनाती हो? इनाया ने माँ की तरफ देखा ग्रैटिट्यूड के साथ। इनाया, कभी कभी, अब बस फर्क ये है कि लोग घूर लेते हैं।
राहुल के होठों पर फेंट स्mirk आया। राहुल, मैं नहीं घूरता, मैं बस सुनता हूं। अनुराधा के हाथ थोड़ी देर के लिए रुक गए। रणविजय पानी लेने के बहाने धीरे धीरे उठे। मूवमेंट्स काम थे, पर हर मसल कह रही थी कि वो इस शादी को भूले नहीं है। फिर भी कोई बात खुलकर नहीं हुई, न टेबल पर, न उनकी बेटी के सामने। आफ्टर डिनर 2 घर 1 सच। खाना हट चुका था। स्टाफ प्लेट साफ कर रहे थे। हॉल में हल्की चाय चीनी की महक थी। अनुराधा ने इनाया का हाथ थाम रखा था, ऐसे जैसे छोड़ेंगी तो फिर पता नहीं कब तक पकड़ पाएंगी। अनुराधा, गाल थोड़े पतले हो गए हैं तुम्हारे, ठीक से सोती हो? इनाया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इनाया, अब थोड़ा बेटर। आज सच जैसा लगा। अनुराधा कुछ पल चुप रही, फिर फुसफुसाकर बोली, तुम कभी भी आ सकती हो इनाया, किसी के नाम के साथ भी इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं होगा। इनाया की थ्रोट टाइट हो गई। मैंने भी ये नहीं चाहा था माँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। पीछे हॉल के पास राहुल चुपचाप खड़ा था, हाथ पीछे बांधे, सब देखता हुआ। रणविजय उसके पास आए, उसके बराबर खड़े हुए, पर नज़र सामने ही रही। मैंने तुम्हें अंदर आने दिया सिर्फ उसके लिए, ना कि तुम्हें या इस शादी को एक्सेप्ट करता हूँ। राहुल की आवाज़ बिल्कुल फ्लैट थी। मैंने कब एक्सेप्ट मांगा? मैंने बस उसकी मौजूदगी मांगी थी। रणविजय के होठों पर हल्की, ऑलमोस्ट सार्कास्टिक हरकत हुई। यही तो तुम्हें डेंजरस बनाता है। तुम्हें लोगों का नहीं, बस एक इंसान का साथ चाहिए। राहुल ने सिर मोड़कर धीरे से उनकी तरफ देखा। तो आप मुझे बहुत साफ साफ समझते हैं मिस्टर मल्होत्रा। रणविजय की आंखें सिकुड़ी। मॉन्स्टर्स को मैं उतना ही समझता हूँ जितना ज़रूरी है। जिंदगी भर उनसे लड़ा हूँ, बस ये कभी नहीं सोचा था कि कभी अपनी बेटी एक को दूंगा। राहुल की पलक तक नहीं झपकी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो एक मॉन्स्टर को भी नर्म होने पर मजबूर कर दे। दरवाजे के पास खड़ी इनाया ने दोनों को देखा, एक उसके घर, एक उसका चुना हुआ कैद, और बीच में वो खुद। उसके लिए ये मोमेंट सिंपल नहीं था, पर साफ था। कुछ देर बाद उसने माँ का हाथ छोड़ा, राहुल के पास चली गई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस डोर की तरफ बढ़ी। राहुल ने उसके साथ कदम मिलाए। पीछे घर था, कहानियों, सन्नाटे और ऐसे सवालों के साथ जो फिलहाल जवाब नहीं चाहते थे। जैसे ही वो कार में बैठी, एक बार पीछे मुड़कर देखा। ये वही दुनिया थी जहां वो कभी सिर्फ बेटी थी। गाड़ी के अंदर रोशनी कम थी। इंजन स्टार्ट होने से पहले राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी हथेली पर अपना हाथ रख दिया। पकड़ कसकर नहीं, बस स्टेडी, वार्म। अब उसकी पॉजेसिवनेस चिल्ला नहीं रही थी, बस वहीं थी, चुप, डटी हुई, उसके साथ घर से दूर जाते हुए, लेकिन उसे कभी अपनी रीच से बाहर ना होने देने की कसम की तरह। रात गहरी थी, पर पूरी तरह सोई नहीं थी। काली कार दिल्ली की गर्म भीगी हवा को चीरती हुई धीमे धीमे चल रही थी। कहीं दूर बादलों में छुपी बरसात की मिट्टी की खुशबू थी। सड़क पर पीली सफ़ेद लाइटें ऐसे झिलमिला रही थी जैसे किसी ने भूले हुए ख्यालों को पोल पर टांग दिया हो। पैसेंजर सीट पर इनाया चुप बैठी थी। स्टीयरिंग पर राहुल के हाथ थे। आज कोई ड्राइवर नहीं, आज एसयूवी के अंदर कोई गार्ड नहीं, सिर्फ वो दोनों। मल्होत्रा मैंशन से निकले हुए अच्छे खासे मिनट बीत चुके थे। इनाया ने अब तक एक शब्द नहीं कहा था। राहुल ने एक सवाल नहीं किया। बहुत वक्त बाद उसने इंतज़ार चुना था। करीब 10 मिनट बाद, बिना उसकी तरफ देखे, खिड़की के पार अंधेरे में नज़र गड़ाए, इनाया ने खुद ही चुप्पी तोड़ी। वो बदले नहीं हैं तुम्हारे पेरेंट्स? वो हल्का सा सिर हिलाकर वापस सामने देखने लगी। डिनर पर भी आज भी कोड में बात करते हैं। माँ आज भी खीर में एक्स्ट्रा चीनी डालकर प्रिटेंड करती हैं गलती हो गई। गलती कभी होती ही नहीं थी। उसके होंठों पर हल्की नर्म मुस्कान आकर चली गई। राहुल ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बस सुनता रहा। ऐसा लगा जैसे कुछ बदला ही नहीं, पर बदला सब कुछ है। काफ़ी देर चुप्पी रही, फिर राहुल की आवाज़ आई, स्टेडी, लो। चाहो तो तुम वहाँ रह सकती हो। वो उसकी तरफ मुड़ी, जेन्युइनली स्टन्ड। क्या? मैं मैनेज कर सकता हूँ सब। मीडिया नहीं पहुँचेगी, सवालों से दूर रहोगी, कॉलेज खत्म कर लोगी, ऐसा लगेगा जैसे ये सब कभी हुआ ही नहीं। इनाया ने उसे कुछ देर तक देखा, जैसे परतें पड़ रही हो। तुम मुझे जाने दोगे? स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ हल्की कस गई। जाने नहीं दूंगा, पर सांस लेने दूंगा। दिल एक सेकंड के लिए सचमुच भारी लगा।
वो वापस सड़क की तरफ देखने लगी। मुझे जाना नहीं है। एक छोटा पॉज। बस कभी कभी चाहती हूँ कि कहीं तो ऐसा लगे कि मैं बिलोंग करती हूँ, कहीं तो। उसका जबड़ा हल्का सेट हुआ। तुम मेरी हो, बिलोंग यहीं करती हो। वो अचानक मुड़ी, इस बार उसकी नज़र साफ, ऑलमोस्ट जिद्दी। पर क्यों? मैं ही क्यों? तुमने शादी फोर्स क्यों की? किसी ऐसी से क्यों नहीं जो तुम्हें वैसे ही चाहती? क्योंकि मुझे मेरा पैसा चाहने वाली, मेरा नाम पहनकर घूमने वाली, मेरा दुनिया यूज़ करने वाली कोई लड़की नहीं चाहिए थी। मुझे वो चाहिए थी जो मुझे गालियां दे सके, मुझे देखकर चेहरा नहीं, अंदर तक नफरत दिखा दे, और छुपाए नहीं। उसने एक पल को उसके चेहरे की तरफ देखा। मुझे तुम चाहिए थी, इसलिए नहीं कि तुम आसान हो, इसलिए कि तुम असली हो। कुछ पल के लिए वो सच में ब्रीथ करना भूल गई। राहुल ने नज़र फिर से सड़क पर टिका दी। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ आई, धीमी, ऑलमोस्ट रिग्रेट के नीचे दबी हुई। मुझे पता है, मैंने तुमसे छीन लिया है सब। चॉइस, टाइम, कंट्रोल, सब। वो हल्का कड़वा हंसी। इसलिए तो कभी कभी तुमसे सच में नफरत होती है। राहुल ने एक भी सेकंड नहीं लिया। पता है। चुप्पी में उसकी सांसें थोड़ी हैवी थीं। पर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अगर ये सब नहीं होता तो मैं तुम्हें वैसे जानती भी नहीं, जैसे अब थोड़ा थोड़ा जानने लगी हूँ। राहुल ने साइडवेज उसे देखा। पहली बार नज़र पूरी तरह रीडेबल नहीं थी। और जो तुम जानती हो अब, उसके हिसाब से मैं कौन हूँ? वो कुछ पल चुप रही, फिर उसकी तरफ देखी, नज़र नर्म, अनश्योर, पर सच से भरी। पता नहीं, पर इतना ज़रूर है, अब उतना डर नहीं लगता जितना पहले लगता था। कार रेड लाइट पर आकर धीमे से रुकी। सिग्नल की लाल रोशनी दोनों चेहरों पर हल्की सी चमकी। कोई कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे, जैसे खुद प्लान न किया हो, बस शरीर ने डिसाइड कर लिया हो। इनाया का हाथ उसके और अपने बीच वाली सीट के किनारे पर आ टिका। उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई, पाम खुला। राहुल की नज़र नीचे गई। उसने उस हाथ को पकड़ा नहीं, जोर से दबाया नहीं। बस कुछ सेकंड बाद अपनी छोटी उंगली उसकी उंगली से हल्का सा टकरा दी। ना उसने हटाया, ना उसने। सिग्नल हरा हुआ, कार फिर चल पड़ी। करीब 11 बजने वाले थे जब गाड़ी मैंशन पहुंची। आयरन गेट्स हमेशा की तरह मैकेनिकल प्राइड के साथ खुले। पर आज घर उसे किसी म्यूजियम जैसा नहीं लगा। लग रहा था जैसे वो अंदर जा सकती है, बिना सांस अटकाए। राहुल पहले उतरा, स्लीव्स ऊपर करते हुए, यूजुअल काम के साथ। दोनों ज्यादा नहीं बोले, पर जब इनाया ने बाहर आकर पोर्च की रोशनी, दरवाजे की तरफ जाती सीढ़ियां देखीं, उसके सीने में कहीं कुछ ढीला पड़ा। शायद हवा थी, शायद रात, या शायद ये फैक्ट कि वो अकेली नहीं थी। अंदर मेन डोर्स पहले से खुले थे। दरवाजे के ठीक अंदर नीता माँ खड़ी थी। सफ़ेद फूलों वाली हल्की कॉटन साड़ी, बाल लो बन में, हाथ सामने धीरे से जोड़े हुए। न वो झुकी, न सैनिकों की तरह सीधी खड़ी रहीं। बस आंखों में पुरानी गर्माहट भरी नज़र लेकर उसे देखती रहीं। थक गई होगी बिटिया? इनाया पलटी। कई दिन बाद किसी ने उसे बिटिया कहा था। मैं ठीक हूँ। नीता माँ आगे बढ़ी, उसके दुपट्टे का किनारा उठाया, बहुत प्यार से उसके कंधे पर ठीक से सेट कर दिया, जैसे माँ बच्चों का यूनिफॉर्म ठीक करती है। आज घर गई थी ना? गले में हल्का सा दर्द उठा। हाँ। फिर से जाओगी? फिर यहाँ भी वापस आओगी? नई जिंदगी ऐसे ही शुरू होती है, थोड़ा पुराना संभाल के, थोड़ा नया धीरे धीरे घर बना के। दरवाजे के पास खड़ा राहुल उन्हें देख रहा था, एक हाथ पॉकेट में, चुप, एक कदम पीछे, बीच में नहीं आया। खाया तुमने? माँ पापा के साथ। अच्छा, चलो, अब तुम्हें दूध गर्म करके देती हूँ, वैसे ही जैसे तुम्हारी माँ करती होंगी। इनाया ने इंस्टिंक्ट से प्रोटेस्ट करने के लिए होंठ खोले, फिर वहीं रुक गई, फिर हल्का सा सिर हिला दिया। किचन, पत्थर के बीच एक कोना। 10 मिनट बाद वो किचन में थी, उस बड़े से ठंडे मार्बल वाले कमरे में, जहाँ पहले वो खुद को गेस्ट समझती थी। आज वो किसी ऊंचे स्टूल पर नहीं बैठी थी, ना आइलैंड काउंटर पर। वो एक छोटे से लो वुडन स्टूल पर कॉर्नर में बैठी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने पुराने घर में गैस के पास बैठ जाती थी, माँ के पीछे। नीता माँ स्टील के पैन में दूध डाल रही थी, हल्दी की चुटकी, थोड़ी सी क्रश्ड इलायची। डोरवे के पास खड़ा राहुल खड़ा था, बाहें सीने पर बांधे, बस क्वाइटली देख रहा था। अचानक उसने बिना सोचे बोल दिया, ये हर बार बनाती हैं जब मुझे सरदर्द होता है। इनाया ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें सरदर्द होता है? वो हल्का श्रग करता है। पहले बहुत होता था, मीटिंग्स के बाद। हल्दी वाला दूध से नफरत है, अभी भी।
चूल्हे पर खड़ी नीता माँ ने सर घुमाए बिना कहा, फिर भी हर बार पूरा ग्लास खाली करते हो, ना ना बोलते हो पर बचा के कभी नहीं दिया। राहुल के होठों पर जेन्युइन स्मर्क आया। आपसे बहस करने की जुर्रत नहीं करता मैं। अच्छा ही करते हो, मुझसे आर्ग्यू करोगे तो तुम्हारी जुबान ही टूट जाएगी। इनाया के चेहरे पर पहली बार इस घर में हल्की सी फ्री हंसी आई। जब नीता माँ ने उसे स्टील का कप पकड़ाया, उसके हाथ हल्का कांपे, डर से नहीं बल्कि उस वार्मथ से जो अब तक इस घर में पत्थर के नीचे छुपी हुई लगती थी। मैं अपने कमरे में हूँ, कुछ चाहिए हो तो आवाज दे देना। फिर उन्होंने राहुल की तरफ देखा, आंखों में माँ जैसी डांट और बेटे जैसा अपनापन। और तुम बाबा, दीवार बन के मत खड़े रहो, उसके पास बैठो, शीशा नहीं है ये, टूट नहीं जाएगी। राहुल ने भौं हल्की उठाई पर कुछ बोला नहीं। जैसे ही वो गई, किचन में सिर्फ दूध की महक, हल्दी की हल्की पीली भाप और दो लोगों की शेड खामोशी रह गई। इनाया धीरे धीरे सिप लेने लगी। राहुल ने पास वाले लो स्टूल को खींचा और उसके बिल्कुल बगल में बैठ गया, न राजा की तरह न मालिक की तरह, बस एक आदमी की तरह जो इस मोमेंट को खराब नहीं करना चाहता। कुछ मिनट बाद इनाया ने खुद कहा, वो मुझे अपना मानती हैं। राहुल ने साइडवेज उसे देखा। वो बहुत कम लोगों पर भरोसा करती हैं, मुझे भी बहुत साल लगे थे, पर जब वो किसी को बिटिया बोल दे तो दिल से बोलती हैं। इनाया ने जवाब नहीं दिया पर आंखों में सॉफ्ट एक्सेप्टेंस था। जब वो उठकर किचन से जाने लगी, राहुल ने पहली बार हाथ बढ़ाया, खींचने के लिए नहीं, रोकने के लिए नहीं, बस उसकी कलाई पर हल्की सी उंगलियां रखी। तुम ठीक हो? वो रुकी, उसकी तरफ देखे बिना सिर हिलाया। सुबह से ज्यादा ठीक हूं। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया, जैसे ये प्रॉमिस हो कि वो अब हर टच से केज नहीं बनाएगा। किचन से बाहर निकलते वक्त उसे सच में लगा, इस पत्थरों के घर में पहली बार खिड़की खुली है और दूर दूर तक दिखने वाली दुनिया में अब वो अकेली नहीं खड़ी। चैप्टर 38 रेन। बारिश की उस रात आसमान को किसी ने भीगा हुआ गुस्सा दे दिया था। बारिश की बूंदें कांच की खिड़कियों पर ऐसे गिर रही थी जैसे पूरी ताकत से अंदर घुसना चाहती हूँ, बेदर्द, जंगली, बिना रुके। हवा दरवाजों खिड़कियों की दरारों में से सीटी बजाती हुई अंदर आ रही थी। कमरे में बस एक कॉर्नर लैंप चल रहा था। उसकी हल्की पीली रोशनी में दीवारों पर, फर्श पर, फर्नीचर पर लंबी लंबी परछाइयां हिल रही थीं। ये वही दीवारें थीं जिन्होंने इनके बीच की कितनी खामोशी देखी थी। पर आज रात खामोशी बाहर भी नहीं थी, अंदर भी नहीं। लाइट एक बार झपकी, फिर पूरी तरह चली गई। कुछ सेकंड के लिए कमरा काला हो गया। अंधेरे में हवा का टेक्सचर ही बदल गया, कुछ नरम, कुछ भारी सा। फिर बैकअप लाइट ऑन हुई, हल्की पर साफ, और इनाया ने उसे देखा। खिड़की के पास खड़ा राहुल, शर्ट आधी खुली, सीने की सांस तेज, पीछे कड़कती बिजली की सफ़ेद चमक उसकी आउटलाइन को और गहरा बना रही थी। वो किसी अधूरे ड्रीम जैसा लग रहा था, या शायद उस नाइटमेयर का हिस्सा जिससे वो पूरी तरह जागी ही नहीं थी। उसकी आवाज़ बमुश्किल फुसफुसाहट से ऊपर थी। इनाया, तुम सोने नहीं वाले हो? राहुल ने खिड़की से नज़र नहीं हटाई। राहुल, आंधियां मुझे सोने नहीं देती। वो बिस्तर की एज पर बैठी थी, घुटने सीने से सटाकर। कमरे की खामोशी बारिश की आवाज़ को और तेज बना रही थी। इनाया, धीमे, कहीं दूर देखते हुए, मैं बचपन में रज़ाई के नीचे छुप जाती थी मौसम में, प्रिटेंड करती थी कि थंडर एग्जिस्ट ही नहीं करता। राहुल ने आखिर मुड़कर उसकी तरफ देखा। राहुल, जो चीज़ हो उसे इग्नोर कर दो, वो ख़त्म नहीं हो जाती, वो फिर भी तुम तक पहुंचती ही है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ चला, पर उसने खुद को पीछे नहीं खिसकाया, बस देखती रही उस आदमी को जिसने उसकी जिंदगी फॉसिबली बदल दी और अब उसी बिस्तर के फुट पर आकर बैठ गया जिस पर वो सिकुड़ कर बैठी थी। उनका बिस्तर। उसे छुआ नहीं, बस थोड़ा दूर उसके पैरों के पास बैठ गया, कोहनियां घुटनों पर, सिर थोड़ा झुका हुआ। बारिश की आवाज़ दोनों के बीच की सारी बातों को निगल रही थी। फिर पहली बार राहुल ने वो कहा जो उसने कभी जोर से बोला नहीं था, धीमी आवाज में, कहीं और देखते हुए। बचपन में आंधियां आते वक्त अपने पिता को देखता था। उन्हें स्टॉर्म से नफरत थी। उन्हें याद दिलाती थी कि दुनिया में कितनी चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हैं। इनाया, मैंने सोचा था तुम जैसे लोग किसी चीज से नहीं डरते। राहुल ने ऊपर नजर उठाकर उसे देखा। डरते हैं उन चीज़ों से जिनको वो सच में चाहते हैं,
क्योंकि उन्हें पता होता है उन्हें हर चीज से बचा नहीं सकते। हवा भारी हो गई, अगले शब्द और भी नीचे गिरे। 12 साल का था मैं जब पहली बार ये समझ आया था कि मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। इनाया का गला कस गया। वो कन्फेशन जैसा नहीं था, जैसे कोई बहुत पुराना दरवाज़ा थोड़ा कांपते हुए खुल गया हो। राहुल, उसके बाद सब कुछ बस बनाया मैंने। पावर, डर, कंट्रोल, लोगों को झुकाया सिर्फ इसलिए कि कभी कोई तूफान मुझे दोबारा गिरा ना सके। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर मंदिर में तुम्हें देखा, गायों को खिलाते हुए, हंसते हुए। उसकी आवाज़ हल्का सा कांपी। राहुल, वो बेवकूफ़ पीला कुर्ता पहना था तुमने, हाथ पे रंग लगे हुए थे। मुझे याद है तुम्हारी पायल, उसकी आवाज़, और जिस नज़र से तुमने मुझे घूरा था जब मैंने तुलसी के पत्ते पर पैर रख दिया। इनाया का दिल धड़क रहा था, इतने जोर से कि उसे लगा रेनफॉल के नीचे भी सुनाई देगा। राहुल ने धीरे धीरे ऊपर देखा। कसम से इनाया, पहली बार अंदर तूफान वहीं उठा था। बाहर बिजली गिरी, आवाज़ पूरे आसमान को चीरती हुई आई। अंदर उससे भी तेज एक खामोशी थी, उसके इजहार और उसकी सांस के बीच पकड़ी हुई। राहुल, मैं तुमसे शादी करने वाला नहीं था, मैं दूर रहने वाला था। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने देता, पर नहीं कर पाया, दूर नहीं रह पाया। उसने फुसफुसाकर पूछा, क्यों? राहुल धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसके साइड तक जाकर रुका। उसे छुआ नहीं, बस ऊपर से देखता रहा, आंखों में वो सॉफ्टनेस जो शायद उसके जैसे आदमी के लिए गलत जगह पैदा हुई थी। क्योंकि हर तूफान जो तुम्हें छू सकता था, मैं चाहता था तुम उससे भागकर मेरे पास आओ, मुझसे नहीं। उसकी सांस तेज हो गई, उंगलियां बेडशीट पर कसने लगीं। अब उसकी आवाज में पहली बार कोई बचाव नहीं था। इनाया, मुझे तुमसे डर लगता है राहुल। उसने एक पल भी नहीं लिया। पता है इनाया, मैं तुम्हें समझ नहीं पाती। राहुल, अभी समझने की जरूरत नहीं, टाइम लगेगा। इनाया, मुझे अभी भी लगता है तुमने मेरा कुछ चुरा लिया है। राहुल, चुराया है? उसने गहरी सांस लेकर देखा, आंखें गीली थी पर आवाज स्टेडी। इनाया, फिर तुम इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो तुमसे नफरत करना? राहुल उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। बहुत धीरे, ऑलमोस्ट डरते हुए उसने अपना माथा उसके घुटनों से टिकाया। उसने उसे पकड़ा नहीं, घुटनों को बाहों से घेरा नहीं, बस वहीं रहा, इतना बड़ा आदमी, रात के अंधेरे में एक टूटे हुए लड़के की तरह, तूफान को अपने ऊपर से गुजर जाने दे रहा था। और इनाया, उसने बहुत धीरे धीरे अपना हाथ उसके सिर पर रखा, जैसे डर हो कि छूते ही जल जाएगी। पर वो जला नहीं, वो बस सांस लेता रहा। और पहली बार उस तूफान के बीच में उन्हें दोनों को थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। सीन 2। स्टिलनेस। तूफान के बाहर शोर कम नहीं हुआ था, पर अंदर शोर अब थम चुका था। राहुल अब फर्श पर बैठा था, पीठ बिस्तर के किनारे से टिकी हुई। इनाया आगे की तरफ झुककर बैठी थी, बाहें घुटनों पर टिकाए, चेहरा उसकी तरफ। दोनों चुप थे, ना ऑकवर्ड साइलेंस, ना गुस्सा, बस इतने सारे शब्द जो जबान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। कई धड़कनों के बाद इनाया ने बहुत हल्के से कहा, इनाया, मैंने हमेशा सोचा तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। राहुल ने हल्का सा सिर घुमाया। बुरा नहीं लगा, बस सुना। इनाया, तुम जिस तरह जो चाहो ले लेते हो, जिस तरह चुप रहते हो, जिस तरह लोगों को देखते हो जैसे वो पीसेस हों, ऐसा लगता था तुम पत्थर के बने हो। राहुल, था, जब तक तुम नहीं आई थी। वो चौंक कर उसकी तरफ देखा। इनाया, भीतर से हिलती हुई, मैं ही क्यों? राहुल की आवाज स्टेडी थी पर ठंडी नहीं। क्योंकि तुम में वो सब कुछ था जो मेरे पास कभी नहीं था, और जो मुझे लगता था मैं डिजर्व भी नहीं करता। इनाया, निगल लिया। तुम्हें लगता है मैं सॉफ्ट हूं? उसने सिर हिलाया। नहीं, मुझे लगता है तुम काइंड हो, टूट कर भी मुस्कुरा लेती हो,
सब महसूस करके भी रुकती नहीं। ये स्ट्रेंथ है इनाया, वो स्ट्रेंथ जो मेरे पास कभी नहीं थी। वो कुछ नहीं बोली, फिर एक और सवाल सीधा फेंक दिया। इनाया, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए था? ओबीडियंस? फॉरगिवनेस? राहुल पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ गया। नहीं, मुझे तुम्हारा सच चाहिए था, वो सच जो मुझे मॉन्स्टर बोले सीधे मुंह पर और फिर भी मेरे सामने बैठा रहे जैसे मैं उसको तोड़ नहीं सकता। उसकी आवाज अब थोड़ा तेज हो गई। इनाया, तुमने मेरे कंसेंट के बिना शादी की, मेरी चॉइस छीन ली, मेरा टाइम छीन लिया, जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुसाए। राहुल जरा भी नहीं हिला। जानता हूं। इनाया, फिर ऐसे बिहेव मत करो जैसे मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं, जैसे मैं तुम पर सॉफ्ट हो जाऊं। राहुल गहरी थकी हुई सांस बाहर छोड़ी। मुझे तुम्हारा सॉफ्टनेस नहीं चाहिए इनाया, मुझे तुम वही चाहिए जो मुझे अब भी मॉन्स्टर बोलती है, फिर भी मेरे सामने ऐसे बैठी है जैसे मैं उसको तोड़ नहीं सकता। उसने पलकें झपकाईं, चेस्ट में हल्का दर्द, हल्की राहत। इनाया, तुम मुझे कंफ्यूज कर देते हो। राहुल अब उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट थी। मुझे खुद अपनी समझ नहीं आती जब तुम मुझे ऐसे देखती हो जैसे सच में समझना चाहती हो। तब मैं भूलता जा रहा हूं कि मैं किस चीज के लिए पहचाना जाता हूं, डर के लिए। थोड़ी देर के बाद इनाया ने धीमे से कहा, मेरे अंदर अब भी गुस्सा है तुम्हारे लिए। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, अच्छा है, वो खो देना मत। इनाया, पता नहीं कभी माफ कर पाऊंगी या नहीं। राहुल, मैं वेट करूंगा। वो उसे कुछ देर देखकर बोली, इनाया, तुम वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। राहुल के होठों पर कड़वी मुस्कान आई। हां, मैं उससे भी बदतर हूं। इनाया धीरे, साफ, नहीं, तुम मेरे सोचे से ज्यादा टूटे हुए हो। ये चोट पहुंचाने के लिए नहीं था, ये बस सच था। राहुल ने सिर पीछे टिका दिया, आंखें एक पल के लिए बंद कर लीं। मैं हमेशा से टूटा हुआ हूं, बस ग्लास वॉल्स और स्टील के एम्पायर के पीछे छुपाया है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वो वापस उसकी तरफ देखता है। इनाया, सावधानी से, तुम्हारे साथ ऐसे क्या हुआ था राहुल? उसकी आंखें गहरी हो गईं। मेरा बाप मुझे बेटे की तरह नहीं, बिजनेस की तरह पालता था। परफॉर्मेंस पे प्यार मिलता था। जब मैं कुछ जीतता था, कुछ बना लेता था, कुछ कैलकुलेट कर लेता था, या किसी को मिटा देता था, तभी सिर्फ उसकी नज़र में मेरी वैल्यू थी। वो उसकी तरफ सीधे देखता है। मैं भी वही बन गया जो उसने फॉर्ज किया, एक हथियार। और अब राहुल की आवाज़ बहुत हल्की हो गई। अब मैं हथियार नहीं रहना चाहता, पर मुझे पता नहीं कैसे, जब तक तुम मुझे दूसरा रास्ता नहीं दिखाती। वो उसे देखती रही, एकदम चुप, एकदम पास, बिना कोई जजमेंट के। ये अभी प्यार नहीं था, ना शांति, पर पहली बार वो अपने एम्पायर के पीछे नहीं छुपा था। और ये इतना काफ़ी था कि उसके मुंह से वो निकले जो उसने कभी नहीं कहा था। मैंने तुमसे नफरत की थी राहुल, ये सब छीनने के लिए। राहुल की आंखें हल्की सिकुड़ी, पर ब्लिंक नहीं किया। मेरी औकात है ये सुनना, डिजर्व करता हूं। आंखों में नमी लिए उसने आगे कहा, पर आज पहली बार लग रहा है तुमने कुछ दिया भी है। उसने नहीं पूछा क्या, बस इंतजार किया, एक ऐसी जगह जहां मैं रो सकूं और खुद को कमज़ोर महसूस ना करूं। राहुल ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने उसका आखिरी बचा हुआ डिफेंस भी हाथों से तोड़ दिया हो। काफ़ी देर बाद उसने धीरे से पूछा, आज यहीं सोओगी? उसने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं तो पहले से यहीं हूं। उन्होंने डिस्टेंस कम नहीं किया, न हाथ पकड़ा, न किसी ने किसी को चूमा। बस दोनों एक ही बिस्तर पर दूर दूर लेट गए, पूरी तरह कपड़ों में, आंखें छत पर, खामोश। पर आज की वो खामोशी अब केज नहीं थी। शायद उनकी दोनों जिंदगियों की सबसे ज्यादा इंटीमेट रात वही थी, जिसमें उन्होंने कुछ भी छुआ नहीं, बस पहली बार एक दूसरे के बिल्कुल पास सच के साथ लेटना सीख लिया। चैप्टर 39 साइलेंस।
सुबह की हल्की रोशनी सफ़ेद पर्दों के आर पार होकर कमरे में धीरे धीरे घुस रही थी, बिस्तर पर सुनहरी लकीरें खींचती हुई। सबसे पहले इनाया हिली। उसने आंखें झपकाईं, हल्के से उठकर बैठ गई। दिल आज थोड़ी तेज धड़क रहा था, पर बिना घबराहट के। उसकी नज़र सबसे पहले दाईं तरफ गई। राहुल वहाँ नहीं था, पर चादर अभी भी हल्की गर्म थी। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर वो हिस्सा छुआ जहां वो रात भर उसके पास लेटा था। ना उसने छुआ था, ना कुछ मांगा, ना कुछ बोला। बस उसी बिस्तर पर, उसी सांस में, उसी तूफान के बाद की शांति में उसके साथ रहा। जैसे रात ने दोनों के बीच की कुछ पुरानी दरारें धोकर बस एक अजीब सी सुकून वाली खामोशी छोड़ दी हो। वो बेड से उतरी, ठंडे मार्बल पर नंगे पैर रखकर कमरे का दरवाज़ा खोला। हॉलवे चुप था। ये घर हमेशा चुप होता था, पर आज वो चुप्पी डराने वाली नहीं थी। आज वो इंतजार जैसी लग रही थी। किचन, सुबह की चाय, बिना बात के अपनापन। नीचे किचन में नीता माँ धनिया काट रही थी, किसी पुराने 90s के गाने को बहुत हल्के सुर में गुनगुनाते हुए। जैसे ही इनाया अंदर आई, उन्होंने सिर्फ ऊपर देखा, मुस्कुराई, कुछ कहा नहीं, जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने पैर से कुर्सी हल्की पीछे की, उसकी तरफ धक्का दी। बैठो, चाय बना देती हूँ। इनाया ने चुपचाप बैठते हुए नोटिस किया, उसके अंदर आज अजीब सी शांति थी। उसे शायद ऑकवर्ड फील करना चाहिए था। कल रात की बातें याद करके दिमाग घूमना चाहिए था। वो स्टॉर्म, वो कन्फेशन, वो घुटनों पर बैठा हुआ आदमी। पर आज उसका दिमाग नहीं घूम रहा था। वो ठहर गई थी, और यही बात ज्यादा डरावनी थी। वो अभी पूछने ही वाली थी कि राहुल कहाँ है, कि उसने पीछे से कदमों की आवाज़ सुनी। धीमे, स्टेडी, पहचाने हुए। उसे पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे पता था कौन है। राहुल किचन में आया, हाथ में फोन, आवाज़ क्लिप्ड, प्रोफेशनल। नहीं, आज नहीं, मीटिंग थर्सडे को शिफ्ट करो। एक बार बोल दिया है, दोबारा मत बुलवाओ। उसने कॉल कट किया, फोन पॉकेट में डाला। फिर कदम वहीं रुक गए, क्योंकि उसकी नज़र उससे टकरा चुकी थी। इनाया ने नज़र नहीं हटाई, उसने भी नहीं। कल रात वाली वही नज़र थी, बिना दीवारों के, बिना गेम्स के, बिना मिस्टर मल्होत्रा के टाइटल के। बस एक आदमी और उसके सामने बैठी एक लड़की, जो अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो एक दूसरे के लिए क्या हैं। राहुल टेबल तक आया। आज कोई स्मर्क नहीं, कोई चीप फ्लर्टिंग नहीं। उसने सामने वाली कुर्सी खींचकर धीरे से बैठते हुए पूछा, धीमे से, सोई? ठीक से? उसने अपनी उंगलियों की तरफ देखते हुए हल्का सा सिर हिलाया। सरप्राइजिंगली, हाँ। उसके होठों पर बहुत हल्की मुस्कान आई। राहुल, मैं नहीं सो पाया। वो ऊपर देखी। क्यों? उसने पूरा सच बोल दिया बिना घुमाए। तुम्हारी खामोशी बहुत तेज है। मैं उसे ही सुनता रहा पूरी रात। उसके पास जवाब नहीं था। उसी वक्त नीता माँ ने उसके सामने चाय का कप रखा, बिना चीनी, कल जैसे। इनाया एक सेकंड के लिए हैरान रह गई। आपको कैसे पता? नीता माँ ने आंख दबाकर कहा, तूफान बहुत कुछ बदल देते हैं बिटिया, और वापस अपने काम में लग गई। राहुल की नज़र एक पल के लिए उस बूढ़ी औरत पर गई, फिर वापस उसी पर। मुझे 1 घंटे में ऑफिस निकलना है, वो चाय सिप करते हुए बोली। तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। उसने सीधे सिंपल जवाब दिया। पता है, पर मैं बताना चाहता था। उसकी आंखें थोड़ा हल्की हुईं। मैं शाम को 6 बजे तक आ जाऊंगा। अगर तुम्हें डिनर साथ खाना हो तो। वो आगे शब्दों में नहीं कह पाया, ज़रूरत भी नहीं थी। वो प्लीज़ नहीं बोलता, शायद नहीं पूछता, बस बीच में रुक गया। उसने हाँ नहीं कही, ना ही मना किया, बस इतना बोली, सोचूंगी। पर उसकी आवाज़ कल वाली नहीं थी, थोड़ी सॉफ्ट थी। राहुल ने हल्की, ऑलमोस्ट इनविजिबल मुस्कान दी, फिर खड़ा हो गया। जाते जाते उसने आगे बढ़कर कप के किनारे को हल्के से उंगली से टच किया, उसके हाथ को नहीं, बस पोर्सिलिन को, और बहुत धीरे से कहा, कल रात के लिए थैंक यू। फिर मुड़कर चला गया। वो कप के उसी किनारे को घूरती रह गई। उसे पता था ये छोटा सा टच कुछ था, और ये बात अब मना नहीं की जा सकती थी। कैंपस, शरीर का तूफान। क्लासरूम में हल्का शोर था, पेन कागज पर चलने की आवाज़, टीचर की मोनोटोनस आवाज़, पीछे वाली रो की हल्की फुसफुसाहट। तीसरी बेंच पर बैठी इनाया की ठुड्डी हथेली पर टिकी थी, वो बार बार पलके झपका रही थी, जबड़ा हल्का कसा हुआ। उसने लंच मुश्किल से छुआ था। हर कुछ मिनट में पेट के निचले हिस्से में डल, खिंचता हुआ दर्द उठता, धीरे धीरे गहरा होता हुआ।
उसे पता था क्या है। उसके पीरियड्स शुरू हो चुके थे। आज वाला दिन दया दिखाने के मूड में नहीं था। क्रैम्प्स सटल नहीं थे, सीधे युद्ध कर रहे थे, रीढ़ चढ़ते हुए, आंखों के पीछे तक दबाव बनाते हुए। वो निचला होंठ दांतों में दबाकर लेक्चर पर ध्यान देने की कोशिश करती रही। किसी को कुछ न दिखे, कोई उसे कमजोर न समझे, पर दर्द ने किसी की नहीं सुनी। दोपहर तक आते आते सिर भारी, हाथ हल्के कांपते, सांस उथली हो गई। उसने फैकल्टी से क्वाइटली कहा कि वो ठीक फील नहीं कर रही और बिना ड्रामा किए कैंपस छोड़ दिया। देसाई मैंशन, दोपहर का दर्द। ड्राइवर ने उसे गेट पर उतारा, एक शब्द नहीं पूछा। दरवाज़ा खोलते ही नीता माँ की आंखें चौड़ी हो गईं। आज इतनी जल्दी? सब ठीक है बिटिया? इनाया बस हल्की सी मुस्कान जबरदस्ती लाई, हाथ पेट पर ले जाते हुए। बस थोड़ी थकान है। एक सेकंड में उनकी नज़र सॉफ्टन हो गई। चल चल, तू ऊपर जा, मैं गर्म पानी की बोतल लेके आती हूँ, तू लेट जा। इस बार उसने आर्ग्यू नहीं किया। बेडरूम, अकेले नहीं। उसने सॉफ्ट कॉटन का ढीला कुर्ता पहना, हल्का, ब्रीदिंग के लिए आसान। हर सांस लेने पर नीचे की तरफ दर्द कस जाता, क्रैम्प्स जैसे अंदर से मरोड़ रहे हों। वो निचला होंठ दांतों में दबाकर लेक्चर पर ध्यान देने की कोशिश करती रही। किसी को कुछ ना दिखे, कोई उसे कमजोर ना समझे, पर दर्द ने किसी की नहीं सुनी। दोपहर तक आते आते सिर भारी, हाथ हल्के कांपते, सांस उथली हो गई। उसने फैकल्टी से क्वाइटली कहा कि वो ठीक फील नहीं कर रही और बिना ड्रामा किए कैंपस छोड़ दिया। देसाई मैंशन, दोपहर का दर्द। ड्राइवर ने उसे गेट पर उतारा, एक शब्द नहीं पूछा। दरवाज़ा खोलते ही नीता माँ की आंखें चौड़ी हो गईं। आज इतनी जल्दी? सब ठीक है बिटिया? इनाया बस हल्की सी मुस्कान जबरदस्ती लाई, हाथ पेट पर ले जाते हुए। बस थोड़ी थकान है। एक सेकंड में उनकी नज़र सॉफ्टन हो गई। चल चल, तू ऊपर जा, मैं गर्म पानी की बोतल लेके आती हूँ, तू लेट जा। इस बार उसने आर्ग्यू नहीं किया। बेडरूम, अकेले नहीं। उसने सॉफ्ट कॉटन का ढीला कुर्ता पहना, हल्का, ब्रीदिंग के लिए आसान। हर सांस लेने पर नीचे की तरफ दर्द कस जाता, क्रैम्प्स जैसे अंदर से मरोड़ रहे हों। वो निचला होंठ दांतों में दबाकर लेक्चर पर ध्यान देने की कोशिश करती रही। किसी को कुछ ना दिखे, कोई उसे कमजोर ना समझे, पर दर्द ने किसी की नहीं सुनी। दोपहर तक आते आते सिर भारी, हाथ हल्के कांपते, सांस उथली हो गई। उसने फैकल्टी से क्वाइटली कहा कि वो ठीक फील नहीं कर रही और बिना ड्रामा किए कैंपस छोड़ दिया। देसाई मैंशन, दोपहर का दर्द। ड्राइवर ने उसे गेट पर उतारा, एक शब्द नहीं पूछा। दरवाज़ा खोलते ही नीता माँ की आंखें चौड़ी हो गई। आज इतनी जल्दी? सब ठीक है बिटिया? इनाया बस हल्की सी मुस्कान जबरदस्ती लाई, हाथ पेट पर ले जाते हुए। बस थोड़ी थकान है। एक सेकंड में उनकी नज़र सॉफ्टन हो गई। चल चल, तू ऊपर जा, मैं गर्म पानी की बोतल लेके आती हूँ, तू लेट जा। इस बार उसने आर्ग्यू नहीं किया। बेडरूम, अकेले नहीं। उसने सॉफ्ट कॉटन का ढीला कुर्ता पहना, हल्का, ब्रीदिंग के लिए आसान। हर सांस लेने पर नीचे की तरफ दर्द कस जाता, क्रैम्प्स जैसे अंदर से मरोड़ रहे हों। वो निचला होंठ दांतों में दबाकर लेक्चर पर ध्यान देने की कोशिश करती रही। किसी को कुछ ना दिखे, कोई उसे कमजोर न समझे, पर दर्द ने किसी की नहीं सुनी। दोपहर तक आते आते सिर भारी, हाथ हल्के कांपते, सांस उथली हो गई। उसने फैकल्टी से क्वाइटली कहा कि वो ठीक फील नहीं कर रही और बिना ड्रामा किए कैंपस छोड़ दिया। देसाई मैंशन, दोपहर का दर्द। ड्राइवर ने उसे गेट पर उतारा, एक शब्द नहीं पूछा। दरवाज़ा खोलते ही नीता माँ की आंखें चौड़ी हो गईं। आज इतनी जल्दी? सब ठीक है बिटिया? इनाया बस हल्की सी मुस्कान जबरदस्ती लाई, हाथ पेट पर ले जाते हुए। बस थोड़ी थकान है। एक सेकंड में उनकी नज़र सॉफ्टन हो गई। चल चल, तू ऊपर जा, मैं गर्म पानी की बोतल लेके आती हूँ, तू लेट जा। इस बार उसने आर्ग्यू नहीं किया। बेडरूम, अकेले नहीं। उसने सॉफ्ट कॉटन का ढीला कुर्ता पहना, हल्का, ब्रीदिंग के लिए आसान। हर सांस लेने पर नीचे की तरफ दर्द कस जाता, क्रैम्प्स जैसे अंदर से मरोड़ रहे हों। वो निचला होंठ दांतों में दबाकर लेक्चर पर ध्यान देने की कोशिश करती रही। किसी को कुछ ना दिखे, कोई उसे कमजोर ना समझे, पर दर्द ने किसी की नहीं सुनी। दोपहर तक आते आते सिर भारी, हाथ हल्के कांपते, सांस उथली हो गई। उसने फैकल्टी से क्वाइटली कहा कि वो ठीक फील नहीं कर रही और बिना ड्रामा किए कैंपस छोड़ दिया। देसाई मैंशन, दोपहर का दर्द। ड्राइवर ने उसे गेट पर उतारा, एक शब्द नहीं पूछा। दरवाज़ा खोलते ही नीता माँ की आंखें चौड़ी हो गईं। आज इतनी जल्दी? सब ठीक है बिटिया? इनाया बस हल्की सी मुस्कान जबरदस्ती लाई, हाथ पेट पर ले जाते हुए।
बस थोड़ी थकान है। 1 सेकंड में उनकी नज़र सॉफ्टन हो गई। चल चल, तू ऊपर जा, मैं गर्म पानी की बोतल लेके आती हूँ, तू लेट जा। इस बार उसने आर्ग्यू नहीं किया। बेडरूम, अकेले नहीं। उसने सॉफ्ट कॉटन का ढीला कुर्ता पहना, हल्का, ब्रीदिंग के लिए आसान। हर सांस लेने पर नीचे की तरफ दर्द कस जाता, क्रैम्प्स जैसे अंदर से मरोड़ रहे हों। वो निचला होंठ दांतों में दबाकर लेक्चर पर ध्यान देने की कोशिश करती रही। किसी को कुछ ना दिखे, कोई उसे कमजोर ना समझे, पर दर्द ने किसी की नहीं सुनी। दोपहर ककाते आते सिर भारी, हाथ हल्के कांपते, सांस उथली हो गई। उसने फैकल्टी से क्वाइटली कहा कि वो ठीक फील नहीं कर रही और बिना ड्रामा किए कैंपस छोड़ दिया। देसाई मैंशन, दोपहर का दर्द। ड्राइवर ने उसे गेट पर उतारा, एक शब्द नहीं पूछा। दरवाजा खोलते ही नीता माँ की आंखें चौड़ी हो गईं। वो चुप रहीं। दरवाज़ा खोलते ही नीता माँ की आंखें चौड़ी हो गई। नीता माँ, आज इतनी जल्दी? सब ठीक है बिटिया? इनाया बस हल्की सी मुस्कान जबरदस्ती लाई, हाथ पेट पर ले जाते हुए। बस थोड़ी थकान है। 1 सेकंड में उनकी नज़र सॉफन हो गई। नीता माँ, चल चल, तू ऊपर जा, मैं गर्म पानी की बोतल लेके आती हूँ, तू लेट जा। इस बार उसने आर्ग्यू नहीं किया। बेडरूम, अकेले नहीं। उसने सॉफ्ट कॉटन का ढीला कुर्ता पहना, हल्का, ब्रीदिंग के लिए आसान। हर सांस लेने पर नीचे की तरफ दर्द कस जाता, क्रैम्प्स जैसे अंदर से मरोड़ रहे हों। वो बेड के कोने में सिमटकर लेट गई, तकिए को पकड़े हुए, घुटने हल्के मोड़े हुए। चादर में अभी भी रात की बारिश की फेंट सी खुशबू थी। पलकों के कोनों पर नमी थी, पर वो रो नहीं रही थी। ये सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, ये थकान थी, कुछ दिन से चल रहे भावनाओं के बोझ की एक्स्ट्रा परत थी। करीब 3 बजे दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई, फिर चुप्पी, फिर हैंडल घूमने की आवाज़। राहुल। इनाया ने आंखें झपकाकर उसे देखा। इनाया, तुम? घर पे? वो मेजर्ड स्टेप से अंदर आया, कोट उतारकर कुर्सी पर फेंका। कॉलेज से कॉल आया था, तुमने क्लास बीच में छोड़ी। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? उसने चेहरा तकिए में थोड़ा और छुपा लिया। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। उसकी आवाज़ और नीचे गिर गई। राहुल, बहुत स्टेडी। मैं कोई थर्ड पर्सन नहीं हूँ इनाया, मैं तुम्हारा पति हूँ। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद की। इनाया, बस क्रैम्प्स है, निकल जाएंगे। राहुल ने उसे कुछ देर चुपचाप देखा, फिर बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। उसे लगा वो शायद वापस ऑफिस चला गया होगा, पर 5 मिनट बाद वो लौटा, हाथ में हॉट वाटर बैग, एक छोटी सी ट्रे और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट। वो बेड के किनारे बैठा और बहुत धीरे से गर्म पानी की बैग उसके निचले हिस्से के पास पीठ की तरफ रखी। गर्माहट ने पहले चुभन दी, फिर धीरे धीरे राहत में बदलने लगी। फिर उसने ट्रे से कप उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। पी लो, अदरक वाली चाय है, थोड़ी मदद करेगी। उसने कप ले लिया, नज़र अभी भी उससे बचाकर। राहुल कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर ब्लैंकेट खोलकर उसके पैरों के ऊपर धीरे से डाल दी। उसका गला भर आया। इनाया, तुम्हें ज़रूरत नहीं कि ये सब करने की। उसने बीच में ही सॉफ्टली काट दिया। पता है, पर मैं करना चाहता था। फिर शायद आज पहली बार उसकी आवाज़ इतनी नर्म थी कि वो ऑलमोस्ट टूट जाए। राहुल, तुम अब अकेली नहीं हो इनाया, तुम्हारे दर्द में भी नहीं। कप पकड़ते हुए उसके हाथ हल्का कांपे। उसने उसे और नहीं छुआ, कोई ज़बरदस्ती गले नहीं लगाया, कोई पॉजेसिव लाइन नहीं बोली, बस बेड के किनारे बैठकर चुप रहा, जब तक वो सिप लेती रही, जब तक उसकी सांस नॉर्मल होने लगी, जब तक उसकी अंदर वाला तूफान थोड़ा शांत नहीं हो गया। और उसी खामोश कमरे में, जहाँ सबसे बुरा शारीरिक दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था, इनाया के अंदर एक बहुत खतरनाक पर खूबसूरत रियलाइजेशन आई। सालों बाद पहली बार किसी ने उसका ख्याल रखा था, बिना कुछ वापस मांगे। और जिस आदमी को वो मॉन्स्टर समझकर पूरी दुनिया से डराती थी, शायद वही तूफानों को संभालना सबसे अच्छी तरह जानता था, चाहे वो बाहर की बारिश हो या उसके अपने शरीर के अंदर उठती हुई। चैप्टर 40 पीरियड्स। अगली सुबह सूरज की रोशनी से नहीं, दर्द से शुरू हुई। गहरा, भारी, बिना रुके चुभता हुआ। इनाया ने हल्की कराह के साथ रजाई के अंदर और सिमटने की कोशिश की। क्रैम्प्स वापस आ चुके थे, कल से ज्यादा तेज। नाभि के नीचे की मांसपेशियों को ऐसी पकड़ में लिए हुए थे जैसे कोई अदृश्य पंजा भीतर से त्वचा मरोड़ रहा हो। कमर सुन्न सी भारी थी, टांगे पत्थर जैसी लग रही थी। पेट फूला हुआ, नीचे का हिस्सा दर्द से धड़कता हुआ।
वेव्स में उठता गिरता दर्द जिसे सहने के लिए उसे बेडशीट मुट्ठी में भींचनी पड़ रही थी। ये सिर्फ शरीर का नहीं था, ये वो वाला इमोशनल थकान वाला दर्द भी था जहां हर चीज़ इरिटेट करती है, रोशनी तक भी दुश्मन लगती है। उसने ज़बरदस्ती खुद को उठाया, चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ थीं। रज़ाई खिसकी तो रात में बदला गया सॉफ्ट ढीला कॉटन कुर्ता नजर आया। पीरियड्स में जितना ढीला उतना बेहतर, टाइट कपड़े तो जान ले लेते हैं। एक गहरी सांस लेकर, थोड़ा झुककर, धीरे धीरे चलती हुई वो वॉशरूम की तरफ गई। वॉशरूम, सच जो हर लड़की जानती है। दरवाज़ा बंद करते ही वो सिंक के सहारे टिक गई, सिर झुका हुआ। उसे वो जानी पहचानी चिपचिपी गर्माहट फिर महसूस हुई। उसने पैंटीज नीचे खींची और स्टेन देखा, कल से गहरा, ज्यादा हैवी। ओवरनाइट वाला पैड पूरी तरह भीग चुका था, डैम्प, स्टिकी, एक तरफ हल्का सा मुड़ा हुआ। उसके मुंह से एक लंबी थकी हुई सांस निकली। इसे बदलना लग्जरी नहीं होता, ये बेसिक सर्वाइवल होता है। उसने धीरे से पुराना पैड निकाला, एडहेसिव की चिपकने की आवाज़ बाथरूम की चुप्पी में साफ सुनाई दी। उसे डस्टबिन में फेंककर गर्म पानी से खुद को धीरे धीरे साफ किया। फिर शेल्फ से नया पैड निकाला, मोटा, ओवरनाइट वाला, विंग्स के साथ। पीछे की स्टिकर स्ट्रिप हटाकर उसने उसे फ्रेश कॉटन पैंटीज के बीचों बीच अच्छी तरह चिपकाया, ध्यान रखकर कि सीध में हो, कहीं से मुड़ ना जाए। फिर किनारे वाली विंग्स मोड़कर साइड पर दबाईं ताकि चलते वक्त पैड अपनी जगह से हिले नहीं। जब उसने धीरे धीरे पैंटीज ऊपर खींची, ठंडा पैड स्किन से टकराया तो हल्की सी सिहरन हुई। सब कुछ पहले से ही सूजा हुआ, रॉ और सेंसिटिव था। ऐसे वक्त में हंसने तक में दर्द होता है, छींकना ऐसा लगता है जैसे अंदर से किसी ने घूंसा मारा हो। बेडरूम, दर्द और थकान का घोंसला। वो धीरे धीरे वापस बेड तक चली, एक हाथ पेट पर दबाए हुए, फिर हल्के से बैठी, टांगे मोड़कर खुद में सिमट गई। दरवाजे पर नॉक हुआ। नीता माँ, नाश्ता बिटिया? इनाया, कमजोर आवाज में। भूख नहीं है। पर उसका शरीर थका हुआ था, ऐसा जैसे किसी मैराथन में दौड़कर आई हो जिसके लिए उसने नाम भी नहीं लिखा। उसे पता भी नहीं चला राहुल कब कमरे में आया। तब समझ आया जब मैट्रेस उसके बगल में हल्का सा धंसा और उसने पास से उठती गर्माहट महसूस की। राहुल, धीमे से। अब भी बहुत दर्द है? उसने जवाब नहीं दिया। उसने उसके सामने ट्रे रखी, एक कटोरी गर्मा गर्म हल्की खिचड़ी, एक स्टील का टम्बलर जिसमें अजवाइन सौंफ वाला पानी था और गर्म पानी का ग्लास। राहुल, थोड़ा खा लो, बॉडी को सेटल होने में मदद करेगा। वो कुछ देर तक बस उस खाने को देखती रही। इनाया, राहुल, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसने सिर हल्का सा तिरछा किया। राहुल, अगर तुम्हें बुखार होता तो मैं केयर नहीं करता, ये भी उतना ही रियल है। उसने फुसफुसाकर कहा। इनाया, मेरे लिए अलग है, ब्लीड करना, ऐसे, ये क्रैम्प्स, ये स्मेल, ये ब्लोटिंग, ये वो पेन नहीं जो किसी को दिखाया जाता है। राहुल ने बहुत धीरे से उसके माथे पर गिरी हुई एक लठ पीछे की। राहुल, तुम्हें मेरे से छुपाने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारा गुस्सा, ना तुम्हारी सॉफ्टनेस और ना ही तुम्हारा ये खून। उसकी आंखें जलने लगी। इनाया, बमुश्किल। हंसते वक्त भी दर्द होता है। राहुल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। राहुल, आज मजाक नहीं करूंगा। उसने सिर हिलाया। इनाया, बैठूं तो दर्द, लेटूं तो दर्द, छींकूं तो दर्द, ज्यादा गहरी सांस लूं तो भी लगता है जैसे अंदर कहीं चाकू लगे हों। वो बस सुनता रहा, बिना पिटी के, बिना मजाक उड़ाए, बस पूरी अटेंशन के साथ। इनाया, आवाज कांपती हुई। कभी कभी टाइम पर पैड बदलने के बाद भी लीक हो जाता है। सुबह उठकर कभी कभी शीट्स तक गंदी मिलती हैं। राहुल ने बहुत शांत, ऑलमोस्ट नरमी से कहा, तो शीट्स बदल लेंगे दोनों मिलकर। खून में शर्म की कोई वजह नहीं है इनाया। उसने आंखें बंद कर ली। इस बार आंसू खुद ब खुद बह गए, दर्द की वजह से नहीं, इसलिए कि किसी ने सचमुच देखा उसे। सिर्फ खूबसूरती, एटीट्यूड या सरनेम नहीं, वो औरत जो हर महीने खून बहाती है, चुप रहती है और नॉर्मल बनकर कॉलेज, घर, दुनिया संभालती रहती है।
राहुल उठा, पर कमरे से गया नहीं। वो बेड के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठा और बहुत धीरे से हॉट वाटर बैग को फिर से उसके लोअर बैक के नीचे एडजस्ट किया। राहुल, धीमे से, ये कुछ दिन तक और दर्द देगा, पर तुम अकेली नहीं रहोगी इसमें। फिर उसने वो किया जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। उसने धीरे से उसका एक पैर अपनी गोद में लिया और उसके तलवे के बीच वाले हिस्से को बहुत हल्के घुमावदार दबाव से दबाने लगा, ऐसे जैसे उसके पैर से होती हुई राहत रीढ़ तक जाएगी। इनाया चौंक कर, राहुल ये क्या? उसने बिल्कुल सीधा चेहरा बनाए कहा, गूगल किया मैंने, फुट प्रेशर से क्रैम्प्स कम होते हैं, अब बहस मत करो। उसके होठों से अपने आप शब्द निकले। इनाया, तुमने पीरियड्स गूगल किया? राहुल की आवाज काम, ऑलमोस्ट ड्राई थी। मैं मूर्ख नहीं हूं, तुमने एक मॉन्स्टर से शादी की है, बेवकूफ से नहीं। और जब वो अनचाहे भी हंसी, दर्द के साथ ही सही। वो तुरंत रुक गया। बस, अभी और मजाक नहीं, ब्लीडिंग खत्म होने तक जोक्स बंद। वो हल्का हंसती रही, आंसू अब भी बह रहे थे, पर इस बार वो शर्म के नहीं थे, क्योंकि पहली बार इनाया खून बहा रही थी और उसे शर्म नहीं आ रही थी। क्योंकि सच वाला प्यार कभी कभी बस इतना होता है। एक आदमी तुम्हारे पैरों के पास घुटनों के बल बैठा, जिसकी एक ही ख्वाहिश हो, तुम्हारा दर्द थोड़ा कम कर देना, बिना किसी और डिमांड के। चैप्टर 42 वेस्ट चेन। कुछ दिन बाद सुबह का घर हमेशा की तरह शांत था। ड्रेसिंग एरिया की हल्की येलो लाइट में राहुल ब्लैक शर्ट के कफलिंग्स लगा रहा था। घड़ी की सुई, मेटल की हल्की खनक और उसकी स्टेडी सांसें, बस इतनी ही आवाजें थी कमरे में। उसने शीशे में नजरें टिकाई टिकाई कहा, शाम को 6 बजे रेडी रहना, एक फैमिली फंक्शन है, तुम्हारी साइड का। इनाया ने ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी खड़ी बस हल्का सा हूं किया और सिर हिलाया। कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। जो उसने नहीं कहा वो ये था कि उसके दिमाग में उस वक्त तक पूरी शाम का एक सीन ऑलरेडी सेट हो चुका था। उसे पता था वो क्या पहनने वाली है और उससे भी ज्यादा किसके होश उड़ाने वाली है। इवनिंग, उसका आईना, उसका बिखरना। 5:56 PM। बेडरूम का दरवाज़ा हल्के से क्लिक करके खुला। अंदर सॉफ्ट लैंप की रोशनी में राहुल अपना काला सिल्क कुर्ता ठीक कर रहा था। कॉलर के पास की पकड़ सीधी कर रहा था, स्लीव्स हल्का ऊपर मोड़ रहा था। उसने बस आवाज़ सुनकर कैजुअली मुड़कर देखा और वहीं ठहर गया, जैसे किसी ने अचानक उसके अंदर की सारी हवा खींच ली हो। आईने के सामने खड़ी इनाया अपनी डीप वाइन रेड साड़ी का पल्लू कंधे पर सेट कर रही थी। साड़ी का कपड़ा हैवी नहीं था, पर फॉल इतनी परफेक्ट थी कि कमर के हर हल्के कर्व को ट्रेस कर रही थी। न ज्यादा दिखा रही, न ज्यादा छुपा रही। ब्लाउज फिटेड था, गले की कटिंग सिंपल, पर पीठ तक का फॉल क्लीन। स्लीव्स उसके बाजुओं से इस तरह चिपकी थी जैसे दूसरी स्किन हो, न ढीली न टाइट, बस सही। राहुल की नज़र उसके चेहरे से सरकती हुई नीचे आई और फिर अटक गई। उसके पेट के ठीक ऊपर बेयर स्किन से हल्का सा चिपका हुआ पतला सोने का वेस्ट चेन था, इतना नाजुक कि लगता अभी टूट जाएगा, इतना डेंजरस कि उसका पूरा कंट्रोल हिला दे। चेन उसके हिप्स के कर्व के ठीक ऊपर एक स्मूथ लाइन बनाकर बैठा था। बीच में छोटा सा पेंडेंट था, हर हल्की हरकत पर कपड़े और स्किन के बीच छोटी सी झंकार के साथ हिलता हुआ। उस एक पल में राहुल ब्लिंक करना भूल गया। उसे सच में महसूस हुआ कि उसने सांस रोक ली है। इनाया ने आखिरी बार अपना पल्लू एडजस्ट किया, फिर आईने से नज़र हटाकर सीधे उसकी तरफ मुड़ी। बालू को एक स्मूथ मोशन में एक कंधे पर गिराकर बोली, मैं रेडी हूँ। वो अब भी चुप था, एक्सप्रेशन पूरा बदल चुका था। न यूजुअल एरोगेंस, न कैजुअल फ्लर्टिंग, बस बहुत रफ, बहुत कंट्रोल्ड हंगर। उसने भौएं हल्की उठाईं। क्या? उसका जबड़ा हल्का सख्त हुआ, गर्दन की नसें हल्का उभर आईं। काफी सेकंड बाद आवाज निकली, भारी, खुरदरी, नीचे गिरी हुई। ये तुमने क्या पहना हुआ है इनाया? उसने पूरी मासूम सी सूरत रखकर कहा। सारी। राहुल ने एक धीमा, बहुत नापा हुआ कदम उसकी तरफ बढ़ाया, न बहुत तेज न बहुत धीमा, जैसे खुद को हर इंच पर रोक रहा हो। और वो? उसकी नज़र साफ थी कि किस तरफ इशारा कर रहा है। इनाया नीचे देखी, जैसे पहली बार नोटिस कर रही हो।
हालांकि सच ये था कि ये वेस्ट चेन सेम मॉर्निंग उसने बहुत सोचे समझे ढंग से निकाला था। ये वेस्ट चेन ट्रेडिशनल है। राहुल के मुंह से ऑलमोस्ट सांस की तरह शब्द निकले। ये हथियार है। उसके होठों पर बहुत हल्की, मुश्किल से दिखने वाली, जानकारी भरी मुस्कान आई। उसे पता था, उसे बहुत अच्छे से पता था वो क्या कर रही है, पर उसने एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं बोला। बस उसके पास से गुजरते हुए डोर की तरफ चली गई। साड़ी का पल्लू राहुल के हाथ से हल्का सा छूता हुआ निकल गया। स्किन से नहीं, पर इतना इनफ था कि उसकी उंगलियां अपने आप मुट्ठी में बदल जाएं। वो वहीं खड़ा रह गया, हाथ के नकल्स हल्के सफ़ेद पड़े हुए, मुट्ठियां धीरे धीरे कसती हुईं। उसे बिल्कुल साफ समझ आ गया कि आज की रात उसके सेल्फ कंट्रोल और उसके छोटे से सोने के टुकड़े के बीच सीधा युद्ध होने वाला है। क्यार, खामोशी पर हर इंच पर टेंशन। ड्राइव शुरू हुई। कार के अंदर एसी की हल्की आवाज़, बाहर शहर की लाइट्स का धुंधला रिफ्लेक्शन। वो उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी, सीट बेल्ट लगाकर, एक हाथ में फ़ोन, स्क्रीन पर उंगलियां हिलती हुईं, जैसे किसी रैंडम रील्स या मैसेजेस में खोई हो। पर उसके पूरे बॉडी को पता था कि दूसरे साइड क्या चल रहा है। राहुल के हाथ स्टीयरिंग पर स्टेडी थे, पर गियर शिफ्ट करते वक्त उसके नकल्स हल्के सफ़ेद हो रहे थे। हर बार कार हल्का सा उछली, साड़ी का पल्लू कमर से जरा सा खिसका, उसकी स्किन और चेन के बीच एक छोटी सी झलक मिलती, और राहुल की नज़र अगले 2 सेकंड तक वहीं अटकी रहती। वो बिना उसकी तरफ देखे बोल पड़ी, धीमे, नज़र अब भी फ़ोन पर। स्टेयर करना बंद करो। राहुल ने आंखें सामने सड़क पर टिकाए रखीं, आवाज़ और भारी हो गई। मैं नहीं कर रहा। वो हल्का सा मुस्कुराई। कर रहे हो। कार के अंदर एक सेकंड की खामोशी थी, जिसमें उनके सांस लेने की आवाज़ तक साफ थी। फिर राहुल की आवाज़ और भी नीचे गिरी। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है अब तक, एक बार भी नहीं। पर आज रात मुझे टेस्ट मत करना इनाया। इस बार वो उसकी तरफ मुड़ी, आंखों में साफ साफ चैलेंज, थोड़ी नरमी, थोड़ी शरारत। किसने कहा मैं तुम्हें टेस्ट कर रही हूँ? कुछ सेकंड वो बस उसे देखता रहा, फिर बहुत हल्की बिना मुस्कान वाली हंसी निकली, जो ज्यादा वार्निंग जैसी थी। बस याद रखना, आज रात फंक्शन से लौटते ही, घर पहुंचते ही, जितनी देर से मैं खुद को रोक रहा हूं ना, उस वक्त मैं खुद के ऊपर भी ज्यादा जिम्मेदार नहीं रहूंगा। उसके शब्दों में धमकी थी, पर आंखों में साफ एडमिरेशन। और वो खिड़की की तरफ देखते हुए इनर स्माइल नहीं रोक पाई, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम कंट्रोल उसके पास भी था। फंक्शन, नजरें, फुसफुसाहट, कंट्रोल। वेन्यू सॉफ्ट लिट बैंक्वेट हॉल था। फूलों की हल्की खुशबू, गर्म खाने की महक, चमकते झूमर और रिश्तेदारों की ओवरलैपिंग बातें। जैसे ही वो दोनों अंदर आए, एक हल्का सा ठहराव आया। सबकी नज़रें ऑटोमेटिकली उनकी तरफ चली गईं और फिर ऑलमोस्ट पूरी तरह उस पर टिक गईं। किसी कॉर्नर से आवाज़ आई, देखा उसे, बिल्कुल देवी लग रही है। दूसरे साइड से फुसफुसाहट, ये राहुल मल्होत्रा की वाइफ है ना, पहली बार इतनी क्लोज से देख रही हूँ। कहीं और से हल्का सा सरप्राइज, मुझे तो पता ही नहीं था वो इतनी सुंदर है। इनाया ने सिर झुकाकर पोलाइट मुस्कान के साथ सबको ग्रीट किया। राहुल चुप रहा, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ बोल रही थी। वो उसकी साइड से एक कदम से ज्यादा दूर कभी नहीं गया। एक हाथ हमेशा ऐसे पोजीशन में रहता कि अगर भीड़ ज्यादा क्लोज आए तो वो एक सेकंड में उसके और दुनिया के बीच दीवार बन सके। उसकी नज़र पूरे हॉल को स्कैन कर रही थी। कौन उसे देख रहा है, किसकी नज़र उसकी कमर पर टिक रही है, किसके चेहरे पर ज्यादा क्यूरियोसिटी है। कोई उसकी वेस्ट या वेस्ट चेन पर थोड़ा ज्यादा देर तक नज़र टिकाने की कोशिश करता, राहुल की ठंडी डायरेक्ट नज़र सीधे उसकी आंखों से टकराती, इतनी साफ वार्निंग के साथ कि सामने वाला ऑलमोस्ट तुरंत नज़र घुमाकर दूसरे तरफ देखता। उसने एक भी बार पब्लिक में उसकी कमर को टच नहीं किया, न वेस्ट पकड़ी, न चेन को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हर कदम के साथ वो टेंशन उसके पीछे पीछे चल रही थी, हर सांस में, हर नज़र में, हर पल हाजिर। कुछ देर बाद जब वो थोड़ा थक गई, एक बुजुर्ग बुआ के सामने झुककर पैर छूने के लिए नीचे हुई। साड़ी के प्लीट्स हल्के से ढीले पड़े और कमर की पूरी कर्व लाइन और वेस्ट चेन की पूरी चमक खुलकर दिख गई। चेन का पेंडेंट स्किन के बिल्कुल ऊपर हल्का सा झूलता हुआ। राहुल ने एकदम शार्प इनहेल लिया, जैसे किसी ने उसके सीने पर वेट रख दिया हो। उसके धैर्य की आखिरी लाइन वहीं टूटने लगी। बस, अब बहुत हो गया। फाइनल ग्लांस, आग का वादा। फंक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगा, लोग विदा लेने लगे, म्यूजिक धीमा हो गया, लाइट्स थोड़ी और सॉफ्ट। एग्जिट की तरफ चलते हुए इनाया ने साइडवेज उसकी तरफ देखा।
आंखों में वही चैलेंज, वही कोमलता, वही मुझे पता है मैंने क्या किया वाली शरारत। राहुल कदम जरा धीमे करके उसके थोड़ा और करीब आया, इतना कि उसकी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हो सके। वो थोड़ा झुककर उसके कान के बिल्कुल पास आया, होठ उसके ईयर के करीब, आवाज सिर्फ उसी के लिए। तुम्हें आज आग से खेलना था ना? अब घर पहुंचने दो मिसेस देसाई। आज का पत्ता तुमने खोला है। आग बुझाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। चैप्टर 42 वेस्ट चेन। कुछ दिन बाद सुबह का घर हमेशा की तरह शांत था। ड्रेसिंग एरिया की हल्की येलो लाइट में राहुल ब्लैक शर्ट के कफलिंग्स लगा रहा था। घड़ी की सुई, मेटल की हल्की खनक और उसकी स्टेडी सांसें, बस इतनी ही आवाजें थी कमरे में। उसने शीशे में नजरें टिकाई टिकाई कहा, शाम को 6 बजे रेडी रहना, एक फैमिली फंक्शन है, तुम्हारी साइड का। इनाया ने ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी खड़ी बस हल्का सा हूं किया और सिर हिलाया। कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। जो उसने नहीं कहा वो ये था कि उसके दिमाग में उस वक्त तक पूरी शाम का एक सीन ऑलरेडी सेट हो चुका था। उसे पता था वो क्या पहनने वाली है और उससे भी ज्यादा किसके होश उड़ाने वाली है। इवनिंग, उसका आईना, उसका बिखरना। 5:56 PM। बेडरूम का दरवाज़ा हल्के से क्लिक करके खुला। अंदर सॉफ्ट लैंप की रोशनी में राहुल अपना काला सिल्क कुर्ता ठीक कर रहा था। कॉलर के पास की पकड़ सीधी कर रहा था, स्लीव्स हल्का ऊपर मोड़ रहा था। उसने बस आवाज़ सुनकर कैजुअली मुड़कर देखा और वहीं ठहर गया, जैसे किसी ने अचानक उसके अंदर की सारी हवा खींच ली हो। आईने के सामने खड़ी इनाया अपनी डीप वाइन रेड साड़ी का पल्लू कंधे पर सेट कर रही थी। साड़ी का कपड़ा हैवी नहीं था, पर फॉल इतनी परफेक्ट थी कि कमर के हर हल्के कर्व को ट्रेस कर रही थी। न ज्यादा दिखा रही, न ज्यादा छुपा रही। ब्लाउज फिटेड था, गले की कटिंग सिंपल पर पीठ तक का फॉल क्लीन। स्लीव्स उसके बाजुओं से इस तरह चिपकी थी जैसे दूसरी स्किन हो, न ढीली न टाइट, बस सही। राहुल की नज़र उसके चेहरे से सरकती हुई नीचे आई और फिर अटक गई। उसके पेट के ठीक ऊपर बेयर स्किन से हल्का सा चिपका हुआ पतला सोने का वेस्ट चेन था, इतना नाजुक कि लगता अभी टूट जाएगा, इतना डेंजरस कि उसका पूरा कंट्रोल हिला दे। चेन उसके हिप्स के कर्व के ठीक ऊपर एक स्मूथ लाइन बनाकर बैठा था। बीच में छोटा सा पेंडेंट था, हर हल्की हरकत पर कपड़े और स्किन के बीच छोटी सी झंकार के साथ हिलता हुआ। उस एक पल में राहुल ब्लिंक करना भूल गया। उसे सच में महसूस हुआ कि उसने सांस रोक ली है। इनाया ने आखिरी बार अपना पल्लू एडजस्ट किया, फिर आईने से नज़र हटाकर सीधे उसकी तरफ मुड़ी। बालू को एक स्मूथ मोशन में एक कंधे पर गिराकर बोली, मैं रेडी हूँ। वो अब भी चुप था, एक्सप्रेशन पूरा बदल चुका था। न यूजुअल एरोगेंस, न कैजुअल फ्लर्टिंग, बस बहुत रफ, बहुत कंट्रोल्ड हंगर। उसने भौएं हल्की उठाईं। क्या? उसका जबड़ा हल्का सख्त हुआ, गर्दन की नसें हल्का उभर आईं। काफी सेकंड बाद आवाज निकली, भारी, खुरदरी, नीचे गिरी हुई। ये तुमने क्या पहना हुआ है इनाया? उसने पूरी मासूम सी सूरत रखकर कहा, सारी। राहुल ने एक धीमा, बहुत नापा हुआ कदम उसकी तरफ बढ़ाया, न बहुत तेज न बहुत धीमा, जैसे खुद को हर इंच पर रोक रहा हो। और वो? उसकी नज़र साफ थी कि किस तरफ इशारा कर रहा है। इनाया नीचे देखी, जैसे पहली बार नोटिस कर रही हो। हालांकि सच ये था कि ये वेस्ट चेन सेम मॉर्निंग उसने बहुत सोचे समझे ढंग से निकाला था। ये वेस्ट चेन ट्रेडिशनल है। राहुल के मुंह से ऑलमोस्ट सांस की तरह शब्द निकले। ये हथियार है। उसके होठों पर बहुत हल्की, मुश्किल से दिखने वाली, जानकारी भरी मुस्कान आई। उसे पता था, उसे बहुत अच्छे से पता था वो क्या कर रही है, पर उसने एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं बोला। बस उसके पास से गुजरते हुए डोर की तरफ चली गई। साड़ी का पल्लू राहुल के हाथ से हल्का सा छूता हुआ निकल गया। स्किन से नहीं, पर इतना इनफ था कि उसकी उंगलियां अपने आप मुट्ठी में बदल जाएं। वो वहीं खड़ा रह गया, हाथ के नकल्स हल्के सफ़ेद पड़े हुए, मुट्ठियां धीरे धीरे कसती हुईं। उसे बिल्कुल साफ समझ आ गया कि आज की रात उसके सेल्फ कंट्रोल और उसके छोटे से सोने के टुकड़े के बीच सीधा युद्ध होने वाला है। क्यार, खामोशी पर हर इंच पर टेंशन। ड्राइव शुरू हुई,
कार के अंदर एसी की हल्की आवाज, बाहर शहर की लाइट्स का धुंधला रिफ्लेक्शन। वो उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी, सीट बेल्ट लगाकर, एक हाथ में फोन, स्क्रीन पर उंगलियां हिलती हुई, जैसे किसी रैंडम रील्स या मैसेजेस में खोई हो। पर उसके पूरे बॉडी को पता था कि दूसरे साइड क्या चल रहा है। राहुल के हाथ स्टीयरिंग पर स्टेडी थे, पर गियर शिफ्ट करते वक्त उसके नकल्स हल्के सफ़ेद हो रहे थे। हर बार कार हल्का सा उछली, साड़ी का पल्लू कमर से जरा सा खिसका, उसकी स्किन और चेन के बीच एक छोटी सी झलक मिलती, और राहुल की नज़र अगले 2 सेकंड तक वहीं अटकी रहती। वो बिना उसकी तरफ देखे बोल पड़ी, धीमे, नज़र अब भी फ़ोन पर। स्टेयर करना बंद करो। राहुल ने आंखें सामने सड़क पर टिकाए रखीं, आवाज़ और भारी हो गई। मैं नहीं कर रहा। वो हल्का सा मुस्कुराई। कर रहे हो। कार के अंदर एक सेकंड की खामोशी थी, जिसमें उनके सांस लेने की आवाज़ तक साफ थी। फिर राहुल की आवाज़ और भी नीचे गिरी। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है अब तक, एक बार भी नहीं। पर आज रात मुझे टेस्ट मत करना इनाया। इस बार वो उसकी तरफ मुड़ी, आंखों में साफ साफ चैलेंज, थोड़ी नरमी, थोड़ी शरारत। किसने कहा मैं तुम्हें टेस्ट कर रही हूँ? कुछ सेकंड वो बस उसे देखता रहा, फिर बहुत हल्की बिना मुस्कान वाली हंसी निकली, जो ज्यादा वार्निंग जैसी थी। बस याद रखना, आज रात फंक्शन से लौटते ही, घर पहुंचते ही, जितनी देर से मैं खुद को रोक रहा हूं ना, उस वक्त मैं खुद के ऊपर भी ज्यादा जिम्मेदार नहीं रहूंगा। उसके शब्दों में धमकी थी, पर आंखों में साफ एडमिरेशन। और वो खिड़की की तरफ देखते हुए इनर स्माइल नहीं रोक पाई, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम कंट्रोल उसके पास भी था। फंक्शन, नजरें, फुसफुसाहट, कंट्रोल। वेन्यू सॉफ्ट लिट बैंक्वेट हॉल था। फूलों की हल्की खुशबू, गर्म खाने की महक, चमकते झूमर और रिश्तेदारों की ओवरलैपिंग बातें। जैसे ही वो दोनों अंदर आए, एक हल्का सा ठहराव आया। सबकी नज़रें ऑटोमेटिकली उनकी तरफ चली गईं और फिर ऑलमोस्ट पूरी तरह उस पर टिक गईं। किसी कॉर्नर से आवाज़ आई, देखा उसे, बिल्कुल देवी लग रही है। दूसरे साइड से फुसफुसाहट, ये राहुल मल्होत्रा की वाइफ है ना, पहली बार इतनी क्लोज से देख रही हूँ। कहीं और से हल्का सा सरप्राइज, मुझे तो पता ही नहीं था वो इतनी सुंदर है। इनाया ने सिर झुकाकर पोलाइट मुस्कान के साथ सबको ग्रीट किया। राहुल चुप रहा, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ बोल रही थी। वो उसकी साइड से एक कदम से ज्यादा दूर कभी नहीं गया। एक हाथ हमेशा ऐसे पोजीशन में रहता कि अगर भीड़ ज्यादा क्लोज आए तो वो एक सेकंड में उसके और दुनिया के बीच दीवार बन सके। उसकी नज़र पूरे हॉल को स्कैन कर रही थी। कौन उसे देख रहा है, किसकी नज़र उसकी कमर पर टिक रही है, किसके चेहरे पर ज्यादा क्यूरियोसिटी है। कोई उसकी वेस्ट या वेस्ट चेन पर थोड़ा ज्यादा देर तक नज़र टिकाने की कोशिश करता, राहुल की ठंडी डायरेक्ट नज़र सीधे उसकी आंखों से टकराती, इतनी साफ वार्निंग के साथ कि सामने वाला ऑलमोस्ट तुरंत नज़र घुमाकर दूसरे तरफ देखता। उसने एक भी बार पब्लिक में उसकी कमर को टच नहीं किया, न वेस्ट पकड़ी, न चेन को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हर कदम के साथ वो टेंशन उसके पीछे पीछे चल रही थी, हर सांस में, हर नज़र में, हर पल हाजिर। कुछ देर बाद जब वो थोड़ा थक गई, एक बुजुर्ग बुआ के सामने झुककर पैर छूने के लिए नीचे हुई। साड़ी के प्लीट्स हल्के से ढीले पड़े और कमर की पूरी कर्व लाइन और वेस्ट चेन की पूरी चमक खुलकर दिख गई। चेन का पेंडेंट स्किन के बिल्कुल ऊपर हल्का सा झूलता हुआ। राहुल ने एकदम शार्प इनहेल लिया, जैसे किसी ने उसके सीने पर वेट रख दिया हो। उसके धैर्य की आखिरी लाइन वहीं टूटने लगी। बस, अब बहुत हो गया। फाइनल ग्लांस, आग का वादा। फंक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगा, लोग विदा लेने लगे, म्यूजिक धीमा हो गया, लाइट्स थोड़ी और सॉफ्ट। एग्जिट की तरफ चलते हुए इनाया ने साइडवेज उसकी तरफ देखा, आंखों में वही चैलेंज, वही कोमलता, वही मुझे पता है मैंने क्या किया वाली शरारत। राहुल कदम जरा धीमे करके उसके थोड़ा और करीब आया, इतना कि उसकी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हो सके। वो थोड़ा झुककर उसके कान के बिल्कुल पास आया, होठ उसके ईयर के करीब, आवाज सिर्फ उसी के लिए, तुम्हें आज आग से खेलना था ना, अब घर पहुंचने दो मिसेस देसाई, आज का पत्ता तुमने खोला है, आग बुझाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। चैप्टर 43 वेस्ट किस। कार का पूरा रास्ता चुप था। वो वाली चुप्पी नहीं जो शांति देती है, वो वाली चुप्पी जो किसी भी वक्त तूफान बन सकती है। राहुल देसाई का एक हाथ स्टीयरिंग पर था, दूसरा उसकी जांघ पर मुट्ठी बना हुआ, जैसे खुद को पकड़ कर रख रहा हो। इनाया उसके बगल में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। शरीर में एक अजीब सी गुनगुनाहट थी, जिसका नाम वो नहीं रख पा रही थी।
खिड़की से आती हवा उसके खुले बालों से खेल रही थी। उसकी लाल साड़ी का पल्लू बार बार शोल्डर से फिसल रहा था और वो जानबूझकर उसे बार बार ठीक नहीं कर रही थी। शायद वो सच में थक चुकी थी और शायद उसे ये भी पसंद था कि हर बार कपड़ा सरकते ही राहुल की नज़र साइड से उसकी कमर पर गिरती थी, ऐसे जैसे कोई तूफान अपने आखिरी कंट्रोल पर टिक कर खड़ा हो। उसे पता था उसने आज रात क्या किया था। लाल साड़ी पहनी, वेस्ट चेन को ऐसे चमकने दिया कि चांदनी भी कम लगे। ये सब किसी बड़ी प्लानिंग से नहीं हुआ था, पर जब उसने देखा कि वो कैसे देख रहा है तो उसने खुद को रोकना भी नहीं चाहा। और राहुल, पूरी रात ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी आग पर चल रहा हो, जो चिल्लाता नहीं बस जलता जाता है। इनसाइड द मैंशन, पहला स्पर्श। गेट से अंदर आकर जैसे ही मेन डोर बंद हुआ, घर की यूजुअल खामोशी लौट आई। इनाया ने नीचे देखते हुए सैंडल्स निकालने के लिए हल्का सा झुककर स्ट्रैप को छुआ। एक पिन उसके टखने में चुभ गई। वो और नीचे झुकी उसे ठीक करने के लिए, और उसी पल वो फ्रीज हो गई। उसकी कमर पर अचानक एक हाथ आकर टिक गया। न बहुत रफ, न एक्स्ट्रा जेंटल, बस स्टेडी, फर्म, खतरनाक तरीके से अपनेपन वाला। उसका दिल रिबकेज से टकराने लगा। इनाया? उसने आवाज नहीं निकाली, पर मन ही मन बोला। उसका हाथ अब भी उसकी कमर पर था, इस बार पकड़ थोड़ी टाइट, जैसे हफ्तों से रुका हुआ टच आखिर आज जगह ढूंढ चुका हो। उसने उसकी आंखों में देखा, आंखें जिनमें आज कोई खेल, कोई स्मर्क नहीं था, बस हीट थी, साफ, कच्ची, ऑलमोस्ट पवित्र। मैं दूर रहा, डिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, रोज तुम्हारा सामने से गुजरना देखा और खुद को रोका। इनाया के होंठ हल्के खुले। और अब? उसके जबड़े की मसल हिली। अब मुझे जानना है कि सिल्क के नीचे तुम्हारी स्किन कैसी लगती है। उसकी सांस बीच में अटक गई। उसे शायद हट जाना चाहिए था, उसकी पकड़ लूज करना चाहिए था, पर उसने नहीं किया। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, जैसे किसी और फोर्स ने उठाया हो, और उसके गाल के किनारे को हल्के से छुआ। तुमने वादा किया था, तुम वेट करोगे। उसका हाथ उसकी पीठ की तरफ सरका, वो जगह जहां चेन पीछे की तरफ स्किन को टच कर रही थी। उंगलियां गोल्ड पर थीं, पर महसूस स्किन का कर रही थीं। वादा किया था, और अभी भी निभा रहा हूं। बस आज रात मुझे इतना करने दो कि जो पहले से मेरा है उसे मैं महसूस कर सकूं। वो कुछ नहीं बोली, ना यस ना नो, पर उसके चुप रहने में किसी तरह का डर नहीं था, बस एक साफ सा एक्सेप्टेंस। बेडरूम, घुटनों पर गिरता तूफान। कमरे में आते ही उसने दरवाज़ा बंद नहीं पटका, न उसे दीवार से दबाया, न किसी फिल्मी अंदाज में खींचा। वो बस उसके सामने खड़ा हो गया। उसका हाथ अब भी उसकी कमर पर था, जोर से नहीं, जैसे पूछ रहा हो, इतना रहने दूं? इनाया उसके सामने खड़ी थी, लाल साड़ी के प्लीट्स उनके बीच एक आखिरी कपड़े की दीवार की तरह। राहुल ने कोई तेज हरकत नहीं की। वो नीचे बैठ गया। हाँ, राहुल देसाई धीरे धीरे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी नज़र लेवल तक आ गई, जहां साड़ी का कपड़ा वेस्ट चेन से मिलता था। उसने एक सेकंड ऊपर उसकी आंखों में देखा, जैसे साइलेंट परमिशन मांग रहा हो। फिर सिर झुकाकर बहुत धीरे से उसकी कमर के साइड वाले हिस्से पर, जहां चेन स्किन को छूकर हल्का डिप बना रही थी, एक नरम, संदेह रहित किस रखा। ये किस उसके होठों पर नहीं था, ये किसी लस्ट से ड्रिवन नहीं था। ये ऐसा था जैसे कोई तूफान से डराने वाला आदमी तूफान के केंद्र को पहली बार श्रद्धा से छू रहा हो। इनाया के अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। ये किसी भी इंटेंस लिप किस से ज्यादा गहरा लग रहा था। उसकी स्किन के अगेंस्ट उसकी आवाज गूंजी, नेक्स्ट टाइम अगर तुमने कुछ ऐसा पहना पब्लिक में, तो उसके बाद मैं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए खुद को ब्लेम नहीं करूंगा। उसका हाथ अपने आप उसके कंधे पर आ गया, हल्का कांपता हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम का वेट मत करो। राहुल की आंखें ऊपर उठीं। आग, चैलेंज और एक तरह का सरेंडर दोनों तरफ साफ था। वो धीरे से खड़ा हुआ। उसने उसकी साड़ी नहीं उतारी, कोई प्लीट नहीं खोली, बस उसका हाथ पकड़ लिया,
और उसकी भीतरी हथेली पर एक लंबा, धीमा, जितना डेंजरस उतना ही रिस्पेक्टफुल किस रखा। आज की रात किसी क्लेम के बारे में नहीं थी, ये शुरुआत थी, गिरने की शुरुआत। डिजायर में गिरना, ऑब्सेशन में गिरना, एक दूसरे में गिरना। द किस, पहली बार, सच में। कमरा फिर से चुप था, ऐसी चुप्पी जिसमें दिल की धड़कन भी जोर से सुनाई दे। राहुल उसके सामने खड़ा था, उंगलियां अब भी उसकी कमर पर बहुत हल्के से रखी हुई, जैसे ज्यादा दबा दी तो खुद को संभाल नहीं पाएगा। इनाया ऊपर देख रही थी, इस बार न डर था न जिद्दी इनकार, बस आंखों में हल्की सी कांपती हुई बात। उसे पता था आगे क्या होने वाला है, और इस बार वो उसे रोकने वाली नहीं थी। वो एक कदम और आगे बढ़ा, इतना करीब कि उसकी नाक उसके सीने से हल्का सा छू गई। उसकी परफ्यूम, हल्की जैस्मिन और सैंडलवुड उसकी शर्ट से मिलकर एक अलग ही खुशबू बना रही थी। इनाया। उसने उसका नाम वार्निंग की तरह कहा, पर वो वार्निंग भी रुकने के लिए नहीं थी। वो धीरे धीरे ऊपर देखी, उनके चेहरे अब हार्डली 1 इंच की दूरी पर थे। 2 दिन से तुम मेरे होंठों को देख रहे हो। उसकी आंखें और गहरी हो गईं। और 2 दिन से तुम प्रिटेंड कर रही हो कि तुम्हें दिखता नहीं। उसने हल्की सांस लेकर कहा, मैं प्रिटेंड नहीं कर रही थी, मैं वेट कर रही थी। बस वहीं आखिरी धागा टूट गया। राहुल का हाथ उसके जबड़े तक आया, अंगूठा उसके निचले होंठ को हल्के से छूता हुआ। एक बार जैसे रिहर्सल हो, फिर उसने उसका चेहरा ऊपर टिल्ट किया, और फिर उसने उसे किस किया। कोई हेजिटेशन नहीं, कोई स्लो टेस्टिंग नहीं, बस सीधा आग का आग से मिलना। उसके होंठ उसके होंठों पर ऐसे गिरे जैसे वो इस मौके के लिए कई जन्मों से भूखा हो। उसका मुंह डेस्परेट हंगर से मूव कर रहा था, क्लेमिंग, टेस्ट करता हुआ, हर पॉज में उसका नाम पीता हुआ। इनाया हल्का पीछे को हटी, पर उसके हाथ ने उसके लोअर बैक को पकड़कर उसे फिर से अपने करीब खींच लिया। दूसरा हाथ उसके बालों में फंस चुका था। वो रुकी नहीं, वो रिस्पॉन्ड की, पूरी तरह। उसकी उंगलियां उसके शर्ट के कपड़े में धंस गईं, जैसे वो भी उतने ही टाइम से इसी मौके का इंतजार कर रही थी जितना वो। किस गहरा होता गया, ज्यादा बिखरा हुआ, ज्यादा गर्म, ज्यादा सच्चा। उसकी जबान ने उसके निचले होंठ को हल्का सा छुआ, और उसके हल्के से गैस्प में वो और अंदर खिसक गई, उसे पूरी तरह टेस्ट करते हुए। उसके घुटने हल्के ढीले पड़ गए। राहुल ने उसे बिना किस तोड़े पकड़ा, पूरी तरह अपने सीने से लगा लिया, जैसे अगर छोड़ा तो गिर जाएगी, और उसे ये इजाजत नहीं थी। उसके बैंगल्स उसकी कलाई से टकराकर खनके, वेस्ट चेन उसके पेट से उसके शरीर के बीच हल्का सा दबा। हर आवाज, हर कांपती सांस, हर छोटी हरकत, सब मिलकर एक इंटीमेट केओस बना रही थी। जब वो आखिर थोड़ा पीछे हटा, बहुत थोड़ा, उनके माथे एक दूसरे से टिके हुए थे, सांसें टकरा रही थीं, दोनों हिल चुके थे, दोनों बदल चुके थे। मैंने ऐसे कभी किस नहीं किया, राहुल ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, आवाज कच्ची, रॉ, पूरी तरह सच। मैंने किसी को किस किया भी है तो सिर्फ तुम्हें सोचते हुए। वो हैरान रह गई। तुम, वो बीच में ही बोल पड़ा, पहली बार तुमने मुझे तुम्हारे फादर के ऑफिस में चिल्लाकर जवाब दिया था, तब से ही मुझे पता था, पहला, आखिरी और बीच के सारे उलझन वाले किसेस सिर्फ तुम्हारे होंगे। वो हल्की हंसी, एक छोटी भरोसे वाली हंसी, और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, उसने उसे फिर से किस किया। इस बार थोड़ा धीरे, कम हंग्री नहीं, बस ज्यादा अवेयर, क्योंकि अब उसे पता था वो सिर्फ उसकी नहीं, वो भी खुद उसे अपने पास आने दे रही है। चैप्टर 44 द स्नैप दैट सेड एवरीथिंग। उसके होंठ अब भी जल रहे थे, सीने के अंदर सांस अब भी हल्की हल्की अटक रही थी, पर असर सिर्फ किस का नहीं था, असर इस बात का था कि किस के बाद वो उसे कैसे देख रहा था, जैसे वो एक साथ किसी पूजा की चीज भी हो और पाप भी, जैसे उसे छूने का हक नहीं पर खुद को रोकने की ताकत भी नहीं। इनाया बहुत धीमे, राहुल, आवाज कांप रही थी, डर से नहीं, बहुत ज्यादा महसूस करने की वजह से। वो भी वैसा ही था, हिला हुआ। उसका हाथ उसके जबड़े से सरक कर गर्दन के साइड से होता हुआ पीठ तक गया।
ठीक वहां जहां वो जिद्दी वेस्ट चेन अब भी लाल साड़ी के नीचे स्किन से चिपका चमक रहा था। राहुल गर्म सांस के साथ, तुम मुझे पागल बना देती हो, तुम कोशिश भी नहीं करती, और मैं। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। उसने बस उसे अपनी तरफ खींच लिया, जोर से, ऐसे टाइट जैसे उसकी बॉडी का हर कर्व खुद से महसूस करके यकीन कर लेना चाहता हो कि वो सच में उसके पास है। और तभी एक हल्की सी धातु जैसी चटाक की आवाज आई। इनाया की सांस बीच में अटक गई। उनके बीच कुछ टूटा था, कुछ पतला, कुछ सुनहरा, कुछ नाजुक। उसका वेस्ट चेन, वो जो उसने बिना सोचे पहन लिया था, वो जिसने पूरी रात उसे सताया था। राहुल का हाथ वहीं रुक गया, उसकी सांस भी। इनाया ने धीरे धीरे नीचे देखा। चेन बीच में से टूटकर ढीला लटक रहा था। एक हिस्सा कार्पेट पर गिरा। छोटा पेंडेंट छाया में भी हल्का सा चमक रहा था। वो उसकी तरफ वापस देखी, आंखों में हल्का शौक। इनाया। राहुल। उसकी आंखें बहुत गहरी हो गई थी, जबड़ा कसा हुआ। उसने जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहा था, लेकिन माफी भी होठों तक नहीं आ पा रही थी। राहुल, भारी खुरदुरी आवाज में, मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। इनाया ने पलकें झपकाईं। इनाया। ये चेन के बारे में नहीं था। वो हल्का सा पीछे हटा, हाथ पूरी तरह नहीं छोड़ा, बस पकड़ ढीली की। कमर अब पूरी तरह हवा के टच में थी, वहीं जहां अभी कुछ देर पहले उसके हाथ और चेन दोनों रहे थे। अब भी वहीं जलन थी। राहुल, मैं ऐसे तोड़ने का मतलब नहीं था। पर बात वहीं अटक गई, क्योंकि सच ये था, उसे उतना पास खींचने का पूरी तरह मतलब था। बस चेन टूट जाने तक कंट्रोल टूट जाएगा, ये नहीं सोचा था। कुछ सेकंड्स बाद आखिर शब्द निकला, राहुल, सॉरी, शायद बहुत ज्यादा हो गया। इनाया आगे बढ़ी, फिर से दोनों के बीच की डिस्टेंस भरते हुए। उसने नीचे झुककर टूटी हुई चेन उठाई, उसे अपनी उंगलियों के चारों तरफ लपेटा और फिर उसकी तरफ देखा। इनाया, धीमे, साफ, शायद मुझे ही कभी बहुत ज्यादा चाहिए था। जिंदगी भर मुझे शीशे की तरह पकड़ा गया है। तुम मुझे ऐसे पकड़ते हो जैसे मैं टूटूंगी नहीं। उसने उसकी आंखों में देखा, अंदर पूरा तूफान था। राहुल, नीची, स्टेडी आवाज, तुम नहीं टूटोगी। फिर हल्के से, ऑलमोस्ट अपने लिए, राहुल, पर शायद मैं टूट जाऊंगा। उसके होंठ पर बहुत हल्की मुस्कान आई, और बहुत लंबे समय बाद राहुल देसाई सचमुच डरा हुआ लगा। उससे नहीं, उस बात से जो वो महसूस करने लगा था। चैप्टर ब्रोकन चेन, ओपन हार्ट। वेस्ट चेन टूटने के बाद इनाया चुपचाप वॉक इन वार्डरोब में चली गई। उसकी उंगलियां अब भी हल्का कांप रही थी जब उसने साड़ी के प्लीट्स खोलने के लिए पिन्स निकाले। स्किन पर अब भी उसके हाथों की गर्माहट थी। उसने लंबी गहरी सांस छोड़ने की कोशिश की ताकि दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए, पर कोई फायदा नहीं था। आज रात राहुल देसाई ने एक गोल्ड चेन से ज्यादा कुछ तोड़ा था। उसने उस दीवार में क्रैक बनाई थी जो वो सालों से अपने दिल के चारों तरफ बड़ी मेहनत से खड़ी रखे हुए थी। उसने अपनी साड़ी उतारकर सॉफ्ट कॉटन लैवेंडर नाइट कुर्ता पहन लिया, स्किन पर हल्का, गला सिंपल, स्लीव्स पूरी। बाल अब भी खुले थे, थोड़े बिखरे, कुछ लटें गर्दन से चिपकी हुई, शायद टेंशन की वजह से आई पसीने की पतली परत से। अब वो खुद को खूबसूरत दिखाने की कोशिश नहीं कर रही थी, फिर भी आज वो पहली बार पूरी तरह सच्ची लग रही थी। अनटच नहीं, बल्कि गहराई से टच्ड, अंदर तक। उधर राहुल गेस्ट बाथरूम में चला गया था, जरूरत से ज्यादा नहीं, अपने आप से बचने के लिए। उसे पता था, अगर उसने उसे आधा भी अनड्रेस होते देख लिया, जैसे वो फ्यू मिनट्स पहले देख चुका था, तो वो आज इस कमरे से वही आदमी बनकर बाहर नहीं निकलेगा। अब ग्रे जॉगर्स और काले टी शर्ट में नंगे पांव, वो एक अजीब कॉम्बो लग रहा था, खतरनाक भी और घर जैसा भी। ऊपर से कैजुअल, आंखों में अब भी वही अनजाना वाइल्डनेस। जब इनाया वापस बेडरूम में आई, वो बेड के एज पर बैठा था, फोन पर कुछ स्क्रॉल करते हुए। जैसे ही नजर उस पर पड़ी, उंगलियां स्क्रीन पर रुक गईं। वो ब्लिंक तक न करना भूल गया। राहुल,
तुमने कपड़े बदल लिए? उसने भौं उठाई। इनाया, ऑब्वियसली। उसके होंठ पर छोटा सा स्मर्क आया। राहुल, दुखद? उसने आंखें थोड़ी सिकोड़ कर पूछा। इनाया, क्यों? वो धीरे से ऊपर देखता है, नजर में हल्का मजाक, हल्का पागलपन। क्योंकि वो साड़ी अच्छी लग रही थी, पर ये ज्यादा अच्छा लगता अगर तुमने ये अकेले चेंज नहीं किया होता। उसका चेहरा गर्म हो गया, पर उसने एक्सप्रेशन कंट्रोल कर लिया। इनाया, तुम हमेशा विलन की तरह फ्लर्ट करते हो क्या? वो खड़ा हो गया, एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। राहुल, सीधे, मैं विलन हूं, मिसेस देसाई। उसने ठुड्डी हल्की ऊपर उठाई। इनाया, मुझे विलन से डर नहीं लगता। वो थोड़ा झुककर आवाज को और नीचे ले गया। नहीं, पर विलन्स रात के 12 बजे ऐसे सॉफ्ट दिखने वाली लड़कियों पे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। उसकी सांस हल्का अटक गई। वो एक लट उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, उंगलियां बहुत धीमी, ऑलमोस्ट आदर से। तुम ऐसी लग रही हो जैसे छूना नहीं चाहिए। उसने निगलते हुए कहा। इनाया, पर तुम ऑलरेडी छू चुके हो। वो एक पल के लिए रुका, फिर बहुत धीरे से फुसफुसाया। तो अब दुआ करो, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। वो बेड की तरफ चली गई और बैठ गई, जैसे कुछ नॉर्मल हो, पर दिल की धड़कन अब भी उसकी बातें गिन रही थी। राहुल, थक गई हो? आवाज यूजुअल से स्लो, लो। इनाया, थोड़ी, बहुत। ये झूठ था, वो एग्जॉस्टेड नहीं, ओवर अलर्ट थी, पर उसने मान लिया। उसके होंठ पर वो रेयर हाफ स्माइल आई जो सिर्फ उसके लिए रिजर्व थी। राहुल, अच्छा है, सोना, कल से तुम्हें मुझसे सर्वाइव भी तो करना है। उसने साइड लैंप ऑफ कर दिया। कमरा अंधेरा, बस बाहर की हल्की रोशनी पर्दे से छनकर आ रही थी। वो लेट गई, तकिए को पकड़े हुए, पीठ उसकी तरफ करके। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि उसकी नज़र अब भी उससे चिपकी हुई है। वो थोड़ा सा करवट बदलने लगी, पर खुद को रोका, स्माइल छुपाने की कोशिश करते हुए। पीछे से उसकी आवाज आई, राहुल, चिंता मत करो, आज रात मैं तुम्हें छूने नहीं वाला। एक छोटा पॉज, फिर और भी नीचे गिरी हुई आवाज में, लेकिन अगर तुमने नींद में मेरी तरफ खिसक आई ना, तो मैं तुम्हें दूर नहीं करूंगा। उसने कुछ नहीं कहा। वो और दूर भी नहीं हुई, बस वहीं रही, इतनी डिस्टेंस पर कि ऑफिशियली उसकी नहीं थी, पर प्रैक्टिकली उसी की तरफ झुकी हुई थी। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी पर्दों के बीच से सरककर बेडरूम में आ रही थी। शायद पहली बार जब से वो राहुल देसाई की दुनिया में आई थी। इनाया की आंख डर से नहीं खुली, ना किसी दीवार के एहसास से, ना किसी अंदरूनी जंग के शोर से, बस शांति से, खामोशी से, और अपनी पीठ के पीछे एक गर्म शरीर की मौजूदगी से। उसने उसे छुआ नहीं था, पर उसने खुद को दूर भी नहीं खींचा था। रात को सोते सोते वो दोनों अलग अलग दिशाओं में लेटे थे। किसी मोड़ पर नींद में ही उसकी पीठ उसके सीने तक आकर रुक गई थी, और उसकी बांह बिना ज्यादा दबाव के उसकी कमर के चारों ओर कर्व हो गई थी। ना केज, ना ग्रिप, बस ऐसे जैसे यही जगह उसका असली ठिकाना हो। वो हल्का सा हिली ही थी कि उसकी नींद भरी आवाज उसके कान के पास गूंजी, तुम्हें वनीला की तरह महकाती है। उसकी पलकें फड़फड़ाईं, आंखें धीरे धीरे खुली। इनाया, तुमसे ईगो और मुसीबत की महक आती है। उसने उसके बालों के पास हंसी दबाते हुए कहा। राहुल, बिल्कुल सही पहचानी। वो धीरे से उठकर बैठ गई, और जैसे ही बैठी, रजाई कंधे से सरककर नीचे आई। गर्दन का कोमल कर्व, कॉलरबोन की लाइन रोशनी में साफ दिखने लगी। उसने तुरंत रजाई ऊपर खींचकर खुद को ढकने की कोशिश की। राहुल चुपचाप देखता रहा, लस्ट से नहीं, कुछ और भारी चीज से। वो उसकी आंखों में सीधे नहीं देख पाई। इनाया, तुमने
रात को सोया? राहुल: थोड़ा। तुम बहुत करवटें बदल रही थी। इनाया: मैंने एक सपना देखा था। उसने हल्का सिर तिरछा किया। कैसा? वो नज़र घुमाकर बोली, तुम थे उसमें। उसके होठों पर वो फ़ैमिलियर स्लो स्मर्क आया। इसीलिए 3 बजे के आसपास तुम्हारी सांस बदल गई थी। उसकी आंखें चौड़ी हुई। इनाया: तुम जाग रहे थे? उसकी मुस्कान थोड़ी गहरी हुई। मैंने तुम्हें बताया नहीं था, मैं कम सोता हूँ। एक मुलायम पॉज आया। फिर वो उठकर कमरे के कोने में रखे कॉफ़ी मशीन तक गया। ग्रे टी शर्ट की हिम हर हरकत पर थोड़ा ऊपर उठ रही थी। पीछे से मसल्स की हल्की आउटलाइन दिखती थी। इनाया बेड पर बैठी बस उठती हुई भाप देखती रही। इनाया: तुम हमेशा खुद ही कॉफ़ी बनाते हो? राहुल: नहीं, पर आज तुम्हारी बना रहा हूँ। उसके होंठ हल्के से खुले। थोड़ी हैरानी, थोड़ी आदत ना होने वाली फीलिंग। वो कुछ बोले बिना कप्स तैयार करने लगा। अपने लिए काली, उसके लिए हल्की मिल्की मीठी, जैसे उसे पसंद थी। जब उसने उसे कप दिया, उनकी उंगलियां थोड़ी देर के लिए टकराईं। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर दोनों को पता था, टच ज़रूरत से ज़्यादा देर रुका। खामोशी को दरवाजे पर हल्की नॉक ने तोड़ा। नीता माँ ने झांक कर देखा, आंखों में यूजुअल अपनापन। नीता माँ: बाबा, फ़ोन आया था मेहता जी के ऑफिस से, कह रहे थे अर्जेंट है। राहुल का चेहरा पल में बदल गया। नर्म से तेज, पति से बिजनेसमैन। वो स्टडी में गया। इनाया दरवाजे की दहलीज पर खड़ी रही, कॉफ़ी सिप करते हुए। उसका चेहरा फिर से मास्क लेते हुए देखती रही। राहुल फ़ोन पर: हाँ बोलो, क्या हुआ? दूसरी तरफ से जो भी आया, वो चुप्पी थोड़ी लंबी थी। फिर उसकी आंखों का रंग बदल गया। राहुल: मतलब? किसने कोशिश की चेन्नई कंसाइनमेंट इंटरसेप्ट करने की? इनाया तनकर सीधी हो गई, शरीर का हर नर्व अलर्ट। राहुल: जो भी था, 10 बजे से पहले पहले उसका नाम चाहिए मुझे, चाहे जो धमकी देनी पड़े, दो। उसने कॉल काट दिया। हिला नहीं, बोला नहीं, बस वहीं खड़ा रहा, मुट्ठियाँ कसी हुई, जबड़ा हिलता हुआ। इनाया धीमे से: राहुल। वो ऊपर देखता है, और उसी पल दीवार में एक दरार फिर से पड़ती है। आज वो छुपा नहीं। राहुल, मुझे शायद चेन्नई उड़ना पड़ेगा। पोर्ट डील में कुछ गड़बड़ हुई है, कोई टेस्ट कर रहा है मुझे। इनाया: ये खतरनाक है क्या? उसकी आंखें और गहरी हो गईं। मेरी दुनिया में सब कुछ थोड़ा सा खतरनाक होता है। वो आगे बढ़ी, कदम धीमे पर इरादा साफ। फिर एक बात पूछने दो? उसने शांत नज़र से देखा। इनाया: अगर मैं अब तुम्हारी दुनिया में हूं, तो कब तक मुझे सिर्फ शीशे की गुड़िया की तरह प्रोटेक्ट करोगे और कब मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होने दोगे? वो कुछ सेकंड उसे घूरता रहा। सीने के अंदर कुछ दर्द की तरह खिंच गया। वो एक कदम आगे आया और बहुत हल्के से उसके गाल पर हाथ रखा। राहुल, मुझसे ये मत मांगो इनाया। क्यों नहीं? क्योंकि अगर तुम मेरे साथ खड़ी हो गई, तो तुम असली आदमी देखोगी जो मैं हूं। वो नहीं जो तुम्हें कॉफ़ी बनाकर देता है, वो जो लोगों को कहानियों की तरह गायब कर देता है। उसने फुसफुसा कर कहा। मुझे डर नहीं लगता। उसका जवाब और नीचे गिरा। लगना चाहिए, क्योंकि तुम पहली सॉफ्ट चीज़ हो जिसको मैंने इतना पास आने दिया है। 1 घंटे बाद वो बिजनेस वाले कपड़ों में तैयार खड़ा था, काला, प्रेस्ड, पूरी तरह रूथलेस मोड में। वो उसे डोर तक छोड़ने आई। अंदर कहीं सुबह वाली वार्मथ इतनी जल्दी खत्म होने पर हल्की खींच भी थी। इनाया: वापस कब आओगे? पता नहीं, हो सकता है आज रात, हो सकता है सुबह। उसने बस सिर हिलाया। वो मुड़ा, कुछ कदम चला, फिर अचानक रुक गया। वापस लौटा। किसी डायलॉग के बिना उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे फिर से किस कर दिया। इस बार भूखा नहीं, डरा हुआ, जैसे हर सेकंड कह रहा हो शायद ये आखिरी मौका हो। उसके होंठों से हटते हुए उसने फुसफुसाया।
मैंने प्लान नहीं किया था तुम पर गिरने का, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। और वो चला गया। दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया और वो वहीं रह गई, चकित, सांस भरी हुई। डर अब उससे नहीं था, डर इस बात से था कि वो खुद कितना गिर चुकी थी। लिविंग रूम में लैवेंडर नाइट कुर्ता में खड़ी इनाया वही जगह देख रही थी जहां कुछ मिनट पहले वो खड़ा था। कमरे में अभी भी उसकी मौजूदगी की गर्माहट थी। टेबल पर रखा आधा अधूरा कॉफ़ी कप, हॉलवे में उसकी कलोन की हल्की खुशबू, सोफे पर पड़ा वो कोना जहां उसकी बॉडी का वेट रात भर रहा था। और अब कुछ नहीं, ना आवाज़, ना उसकी सांस, ना उसकी वॉक, बस उसका अपना हार्ट बीट। उसने खुद से कहा, प्रैक्टिकल बनो, वो बस एक दिन के लिए गया है। वो तुम्हारा पति है, ऑक्सीजन नहीं। वो कमरे में वापस गई, बुक उठाई, कुछ पन्ने उलट पलटे, फिर बंद कर दी। फ़ोन उठाया, स्क्रॉल किया, याद ही नहीं रहा क्यों खोला था। सोने की कोशिश की, बेडशीट में उसकी खुशबू थी। इनाया, धीमे से खुद से, स्टूपिड, किसी टीनेजर की तरह क्रश को याद मत करो, हैंडल करो खुद को। फिर भी नज़र बार बार डोर की तरफ उठती रही, बार बार। लेट आफ्टरनून, किचन, कन्फेशन। करीब 2 बजे वो बिना किसी खास वजह से किचन की तरफ चली गई। भूख नहीं थी, पर खालीपन था। नीता माँ वहाँ थी, चूल्हे पर कुछ धीमी आंच पर पक रहा था। वो खुद किसी पुराने गाने को धीमे धीमे गुनगुना रही थी। सफ़ेद बालों का बन थोड़ा ढीला था, हाथों की झुर्रियाँ सालों की मेहनत की कहानी बता रही थी। जैसे ही इनाया अंदर आई, उन्होंने मुड़कर देखा। बहू, तुम लंच पे नहीं आई? भूख नहीं थी। वो पानी का ग्लास उठाने लगी। नीता माँ ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर चूल्हा बंद किया, हाथ साड़ी के पल्लू में पूछे। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम ठीक हो या नहीं, मैंने कहा था बैठो। इनाया शांत हो गई, चुपचाप आकर किचन की मेज के कोने वाली सीट पर बैठ गई। कुछ पल सिर्फ घड़ी की टिक टिक, स्टील के चम्मच की हल्की खनक। नीता माँ ने उसके सामने गरम गरम घी वाली खिचड़ी का कटोरा रखा, फिर बहुत हल्के, बिना किसी आलोप के पूछा, तुम गिर तो नहीं गई उसके लिए, इनाया? क्या? उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। डोर की तरफ ऐसे देख रही हो जैसे कोई लड़की अपने जाने हुए आदमी का इंतजार कर रही हो। दिल तो वहीं पे अटक गया है ना? इनाया ने नज़र नीचे कर ली, चम्मच से खिचड़ी को हल्का सा छुआ। इनाया, मुझे पता नहीं ये क्या है। एक पल वो मुझे चीखने पे मजबूर करता है और अगले ही पल लगता है उसके बिना सांस नहीं आ रही। आंसू अचानक आ गए, इतनी तेजी से जैसे अंदर पहले से जमा हो और बस कोई हल्की सी दरार काफी रही हो बाहर आने के लिए। नीता माँ ने उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा। ये ठीक है बेटा, वो आसान आदमी नहीं है साथ रहने के लिए, पर जब वो प्यार करता है तो युद्ध जैसा करता है, डर के साथ, निशान के साथ और पूरी उथल पुथल के साथ। इनाया ने हल्का सा कड़वा हंसा। मैंने तो कभी ये युद्ध मांगा भी नहीं, कोई भी नहीं मांगता, पर तुम फिर भी काम धाम छोड़कर सेम मैदान में आ ही गई हो। इनाया के होंठों से हल्की हंसी निकली, आंसू के बीच। शायद मुझे उसकी याद आ रही है। नीता माँ, इसमें कमजोरी कुछ नहीं होती। ये वही वाला प्यार है जिसे सालों नहीं, बस एक पल चाहिए उगने के लिए। कभी कभी बारिश एकदम से आ जाती है, सालों की सूखी जमीन पे। इनाया ने हथेली से आंख पोंछी। मुझे पता भी नहीं वो अभी क्या कर रहा है, कहीं कोई उसे हर्ट तो नहीं करेगा। नीता माँ की आंखें गंभीर हो गईं। लोग राहुल देसाई को हर्ट नहीं करते बेटा, वो बहुत धीमे से बोली। पर मुझे डर है कहीं वो खुद ही अपने आप को हर्ट न कर दे, कभी किसी को अंदर तक आने न देकर। कुछ पल की चुप्पी रही, फिर नीता माँ ने उसका हाथ और मजबूती से दबाया। शायद वो अब सीख रहा है किसी को अंदर आने देना, और शायद वो कोई यहीं बैठी हुई है जो खिचड़ी के साथ साथ उसकी याद में रो रही है। दोनों हंस पड़ी, पर अंदर जो खाली जगह थी वो अभी भी थी, अब भारी नहीं, न चुभती हुई, बस शांत। ऐसी जगह जो अभी अभी किसी एक आदमी के नाम पर रिजर्व हो चुकी थी।